गाइस, तो आज हमारा क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री का नया सीरीज शुरू हो रहा है। पार्ट 1 जो है उसका तीनों लेक्चर कंप्लीट है और वो पार्ट 1 कम्प्लीटली हो चुका है। अभी जो है हमारा अगला पार्ट शुरू होने वाला है, पार्ट 2, दैट इज़ आपका कंपाउंड एंगल वाला पार्ट। ठीक है, जो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना, उसका अहमियत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो आईटीजी उसमें नहीं पूछता है अभी, बट बहुत सारे क्वेश्चंस के बीच में इनका एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होता है। समझ में आ रहा है ना, लगभग हर चैप्टर में पूरा कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हर जगह पे आपको ये चैप्टर्स का यूज तो मिल ही जाएगा। ठीक है ना, तो ट्रिगो पे अगर क्वेश्चंस आईटी पूछता है तो वो पार्ट 3 से बेसिकली पूछता है, सॉल्यूशन से। पार्ट 1 पार्ट 2 सारे चैप्टर्स में लगभग किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज हो ही जाता है, इसीलिए उसके ऊपर कोई इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आता ऐसे नहीं बोल सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे 80% इन चैप्टर्स का ही काम होता है, 20% दूसरे चैप्टर का काम होता है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, तो ऐसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, बहुत फंडामेंटल चीज है और एकदम बेसिक से आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आगे चलिए प्रॉपरली देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंपाउंड एंगल वाले सेक्शन से। ठीक है, तो कंपाउंड एंगल क्या होता है, देखो किसी भी दो एंगल को अगर मैं दो से ज्यादा एंगल को लेकर के ऐड कर दिया और एक नया एंगल बना दिया, या फिर दो को ऐड करके एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया और उनके मदद से अगर बेसिक ऑपरेशन यूज करके नया किसी एंगल को आप जनरेट करते हो तो वो क्या है, आपका कंपाउंड एंगल है। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात, क्लियर है? चलो आगे ढूंढते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए प्लस बी। मतलब अगर मेरे पास ए और बी दो एंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए प्लस बी जो एंगल होगा वो क्या होगा। आप बोलोगे सर पहले ए निकाल दो, बी निकाल दो, फिर ए प्लस बी निकाल के उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। बट अगर कोई आपको ए और बी नहीं देता है, मान लो आपको कोई किसी ने साइन ए दे दिया और आपको किसी ने कॉस बी दे दिया और बोला है कि साइन ऑफ ए प्लस बी कितना होगा। ठीक है, तो ये अगर आपको ढूंढना है और निकालना है प्रॉपरली तो साइन ए का वैल्यू से ए निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, बिना कैलकुलेटर का आप निकाल नहीं पाओगे साइन ए का वैल्यू से ए, है ना। अगर साइन ए गिवन है तो ए कैसे निकालोगे वो आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, साइन थीटा अगर दिया हुआ है हाफ, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आपको हाफ दिया, इसी 30 डिग्री हाफ है, इसी स्टैंडर्ड वैल्यू इसीलिए पता है। बट अगर मैं कोई स्टैंडर्ड वैल्यू टेबल में से हटा करके कोई वैल्यू देता हूँ तो आपके लिए निकालना वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं और ये सीखते हैं ताकि हम अगर ए और बी का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दिया जाता है तो उन दोनों का एडिशन, मतलब उन दोनों से बना हुआ जो कंपाउंड एंगल है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकाल सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एडिशन में देखते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर 2 से 3 करेंगे, 3 से 4 करेंगे, वो सारी चीज अपन देखने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? पहले हम बेसिक 2 पे सीख जाते हैं। तो दो एंगल का समीशन कर दिया तो ये एक कंपाउंड एंगल जनरेट किया गया है। ठीक है, तो इनके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम ज्योमेट्री के लिए अभी प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, जिसको एडिशन फॉर्मूला के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो क्या क्या ज्योमेट्री देखो, सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हमने। ठीक है ना, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से मैंने OR1 एक रे बनाया। बेसिकली OX से मैंने ए एंगल एंटी क्लॉकवाइज में घूम के मेरे को एक रे मिला OR1। फिर मैंने क्या किया कि मुझे ए प्लस बी पे जाना है तो OR1 से मैंने और बी एंगल उसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया तो मुझे और बी एंगल जाने के बाद OR2 रे मिला। ठीक है, तो OR2 रे जैसे मुझे मिला तो ये बी एंगल जनरेट हो गया। तो अभी अगर मैं पूछता हूँ कि OR2 से OX का मेजरमेंट कितना है एंगल का, तो आप बोलोगे पहले ए गए वापस बी गए तो टोटल मेजरमेंट हो जाएगा ए प्लस बी इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी आपको साइन ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी, ये सारे कहानी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या किए, सबसे पहले इस OPN, ये जो इंट्रोडक्शन है मैंने लिख दिया यहाँ पे, और एग्जाम में 11th और 10th दोनों का बोर्ड एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। एडिशन भी आता है, सब्ट्रैक्शन भी आता है। ठीक है, तो आप प्रॉपर्ली ये चीज लिखना सीख जाइएगा। बस जो समझाया उसी चीज को लिख दिया, वो आप खुद से भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले देखिए OPN ट्राइंगल, OPN जो ट्राइंगल है उससे मैं साइन ऑफ ए प्लस बी का मैंने क्या किया कि P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया OX के ऊपर और P से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया OR1 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें Q पॉइंट मिला। अभी उस Q से वापस एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया OX के ऊपर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पहले वाले परपेंडिकुलर के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, बहुत सारे 3 राइट एंगल ट्राइंगल जनरेट हो गए। ठीक है, और भी आप ढूंढ सकते हो, ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है OQ1। ठीक है ना, बहुत सारे ट्राइंगल जनरेट हो गए राइट एंगल।
क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में सारे रेशियो लगता है, आप जानते हो। तो अभी आप क्या कर रहे हो कि OPM जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से आपको पहले साइन ए प्लस बी निकालना है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू लिख रहे हो। आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो ए प्लस बी का जस्ट ऑपोजिट वाला लेंथ कौन है, PM है, और इधर एडजेसेंट में बेस में तो OM है, और इधर ऑपोजिट में कौन होगा, मतलब परपेंडिकुलर वाले राइट एंगल वाले के ऑपोजिट में कौन होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, दैट इज OP। तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू हो गया PM बाई OP। अभी PM को मैं ब्रेक करना मतलब आपको साइन ए प्लस बी से कहां पे जाना है, साइन ए कॉस ए साइन बी, ये सब में जाना है ना, क्योंकि आपके पास वो सारे डाटा गिवन रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो PM को आप लिख दिए PR प्लस RM, ठीक है, और इस RM को आप QN लिख सकते हो, ठीक है ना, RM को आप QN लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो अभी क्या हो गया, अभी आपके पास आया दो लेंथ, एक आया PR आया और एक आया आपके पास QN, और नीचे कौन है आपके पास, OP, नीचे है आपके पास OP। तो आप एक ऐसा लेंथ को इंट्रोड्यूस करना चाहोगे ना जो OP के साथ भी रिलेट हो रहा है और PR के साथ भी रिलेट हो रहा है, और वैसा लेंथ कौन है, PQ है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, PR बाई OP को मैंने PR बाई PQ लिखा और इधर PQ बाई OP लिखा, ताकि PQ PQ कैंसिल होकर के एडजस्टमेंट हो जाए। तो अभी आप क्लियरली देख सकते हो कि PR बाई PQ जो हो गया है ना, हमारा PR बाई PQ जो हो गया वो हो गया हमारा cos B, और PQ बाई OP जो हो गया वो हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज sin B हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसको RM बाई OQ को मैंने क्या किया है ना, RM बाई OP को मैंने क्या किया, ये रहा मेरा RM दैट इज QM, और ये रहा मेरा OP। तो QM और OP को कौन कनेक्ट कर रहा है, OQ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, OQ कनेक्ट कर रहा है। तो OQ से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया साइन ए, ये आ गया cos B, ठीक है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी पूरा पूरा साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, और इसका फॉर्मूला निकल गया, क्या निकल गया कि साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, अगर इसको उल्टा करके लिख देते हो, ठीक है ना। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल ऑफ साइन, ठीक है। तो साइन का कंपाउंड एंगल आप समझ गए कि साइन ऑफ ए प्लस बी, जब भी साइन के अंदर दो एंगल का समेशन होगा तो उसको मैं साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी के रूप में लिख सकता हूं। क्लियर, जहां पे ए और बी कोई भी दो एंगल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अभी आप गए कॉस ऑफ ए प्लस बी निकालने, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी जब भी आप निकालने गए तो इसी ट्रायंगल पे वापस गए तो क्या आ जाएगा, OM डिवाइडेड बाई PM। तो OM बाई PM मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अभी OM को क्या लिख सकते हैं, ON माइनस MN, ये हो गया ON माइनस MN बाई OP। अभी ये क्या आया, ON बाई OP आया। अभी देखो तो ON है और OP है, इन दोनों के साथ कौन कनेक्ट हो रहा है, डेफिनेटली OQ कनेक्ट हो रहा है, तो OQ से मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। और इधर है आपका MN को मैं RQ लिख सकता हूं, तो RQ डिवाइडेड बाई OP, इसके साथ कौन कनेक्ट हो रहा है, PQ कनेक्ट हो रहा है, तो इसीलिए मैंने PQ से डिवाइड कर दिया। कनेक्ट हो रहा है मतलब मैं, अगर मुझे इस पूरा चीज को समथिंग मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट माइनस दो ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा अगर चीज बनाना है तो किसी ना किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ही बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कनेक्ट कर रहा है मतलब कौन सा चीज, कौन सा लेंथ मैं ऐसा लूंगा ताकि मेरे को कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, तो वही सोच के मैं यहाँ पे लेंथ लेता हूँ। तो ये जो लेंथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है वही चीज सबसे ट्रिकी हो जाता है इस प्रूफ में, ठीक है। इसमें सोचने में बच्चों को काफी टाइम लग जाता है, ठीक है ना। बहुत बच्चे तो इसको रट के भी चले जाते हैं, ठीक है, बट आप याद मत करो ऐसे, है ना, कुछ फायदा नहीं होगा, दिमाग लगाओ तो फायदा होगा, ठीक है। तो PQ से अपन ने डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्यों किया मैं आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो ये ON बाई OQ हो गया आपका cos A cos B, और इधर हो गया आपका sin A sin B, ठीक है ना। ट्रायंगल से आप देख लो क्या आता है, cos A cos B माइनस sin A sin B, ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला। अभी बुक्स में क्या करता है कि tan ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला निकालने के वक्त वो लोग साइन और कॉस को डिवाइड कर देते डायरेक्टली, नहीं ऐसे लिख देंगे डायरेक्टली, जैसे मैंने यहाँ पे किया ना कि कॉट को मैंने इस तरीके से दिखाया, वो साइन बाई कॉस कर देंगे, करके साइन का फॉर्मूला लिख देंगे, कॉस का फॉर्मूला लिख देंगे, फिर कॉस ए कॉस बी से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो उनका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने कॉट का किया है, ज्योमेट्रिकली नहीं, इन दोनों को यूज करके कर दिया। बुक्स में ऐसे करते हैं, आप कर सकते हो, ठीक है ना, बट मैंने आपको tan वाला भी ज्योमेट्रिकली निकाल के दिखाया। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सोचना, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको उसको सोचने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको सोच के यहाँ पे बताया, अगर आप चाहते हो और अपना दिमाग को उस तरीके से सेट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो tan ऑफ A प्लस B को मैंने क्या लिखा, PM डिवाइडेड बाई OM लिखा। अभी PM क्या है, PR प्लस RM है, और OM क्या है, ON माइनस MN है, ये देखो,
ठीक है। अभी मुझे पहले से ये पता था कि tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे एक 1 आता है डिनोमिनेटर में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत जगह पे, इस चैप्टर में ही से बहुत जगह पे, ठीक है। कि tan a प्लस b का फॉर्मूले में क्या आता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। तो इस 1 पे आप सोचो, तो यहाँ पे अगर मुझे 1 लाना है तो पूरा चीज को ON से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे 1 आएगा ना। 1 माइनस मैंने ON से डिवाइड कर दिया। अभी मुझे इसका और इसका समेशन क्या प्रूफ करना है tan b प्लस tan a, और इसको प्रूफ करना है tan a tan b। तो वो मैंने नीचे अलग से कर रखा है, देखो, ठीक है। आराम से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तो हो जाएगा। Qn बाई ON तो सिंपल है, Qn डिवाइडेड बाई ON, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ये tan a है, ये सोचना तो सिंपल है। बट यहाँ से ये कैसे आया और यहाँ से ये कैसे आया, ये थोड़ा सा सोचना मुश्किल है। मुश्किल नहीं बोलूंगा, वही आपको समझ देना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको प्रॉपरली डायग्राम को, तो अपना आप ही आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने देखो PQR ट्राइंगल से, है ना, PQR ट्राइंगल से सबसे पहले मेरे को पता था कि मुझे PR और ON चाहिए, PR और ON का रेशियो, ये है PR और ये है आपका ON, ठीक है। तो मैंने लिंक करना शुरू किया एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इस ट्राइंगल से PR बाई PQ पे गया। मैं RQ पे अगर आऊं तो RQ पे आकर के कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो PR बाई PQ पे गया तो वो आ गया cos A, ठीक है। फिर मैं OQ पे ट्राइंगल पे गया, OQ पे, इस PQ से मैं OQ तक पहुंचा और इस OQ की मदद से मैं ON तक पहुंचा, समझे ना मेरी बात। PR से मैं PQ पे गया, PQ से मैं OQ पे आया और इस OQ से मैं ON पे आया, समझ में आ रहा है क्या। तो इसी OQ से मैं वापस ON पे आया, फिर तीनों को प्रोडक्ट कर दिया तो PR बाई ON tan b प्रूफ हो गया, समझ में आ रहा है ना। सिमिलरली इधर मुझे Mn बाई ON का जरूरत है। अभी Mn डिवाइडेड बाई ON, Mn को डायरेक्टली QR लिख सकते हो, तो QR बाई ON आपको निकालना है, ठीक है ना। तो QR बाई ON अगर निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले मेरे को पता था कि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, tan a tan b चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया कि मैंने tan a और tan b का वैल्यू लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई वगैरह करके लाने का कोशिश किया। तो मैंने tan a का वैल्यू लिख दिया, वो कितना आ गया, tan a का वैल्यू आ गया Qn बाई ON, ठीक है। और tan b का वैल्यू लिख दिया तो वो आ गया PQ बाई OQ। फिर उन दोनों को जैसे मैंने प्रोडक्ट किया तो मेरे को पता था कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में ON तो है, तो ON को रख देता हूँ, Qn को चेंज करता हूँ। अभी Qn को चेंज करूंगा तो कैसे चेंज कर पाऊंगा Qn को मैं OQ तक पहुंचता हूँ, क्योंकि ON तो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है ना, Qn बाई ON। तो मैं OQ तक पहुंचता हूँ, तो OQ में क्या लिखूंगा, Qn बाई OQ इज इक्वल टू क्या होगा, साइन है, तो Qn को लिख दिया OQ साइन है, ठीक है। और इधर मैंने PQ को एज इट इज रख दिया, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। सॉरी, PQ को एज इट इज नहीं रखा, मैंने क्या किया, PQ को यहाँ पे क्या किया, देखो PQ जो है उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे QR साइन A, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी QR बाई साइन A होगा, PQ का वैल्यू हो जाएगा QR बाई साइन A। तो ये और नीचे OQ है आपका ऑलरेडी, तो OQ साइन A कैंसिल हो गया और QR को मैंने क्या लिख दिया, ये जो QR है वो लिख दिया Mn, ठीक है। तो यहाँ पे Mn बाई ON का वैल्यू आ गया tan a tan b, ठीक है। तो इस तरीके से सोच के आप आराम से प्रूव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको इसी को कॉपी करना है, आप किसी भी नेमिंग आप कुछ भी करो करके आप जब रिवीजन करोगे तो खुद से आप ट्रायल मारो, है ना। ये चीज जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आपका ग्रिप में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप देखते देखते मेरा नेमिंग आप समझ, मेरा तो बस समझाने के लिए मैंने कुछ एक्सप्लेन किया, अभी आप खुद से अपना डायग्राम बनाओ, बना करके रफ में अगर आप खुद से तीनों फॉर्मूला प्रूफ करोगे तभी जाकर के आप सीख पाओगे, है ना। खुद का आपको जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा करने में तब तक ये चीज आप सीख नहीं पाओगे, समझ में आ रहा है ना। तो सारे बंदे समझा के देना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो मैंने कर दिया, बट अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे सर आपने सोचे, उसके लिए आपको खुद पेन चलाना पड़ेगा, मेरा चीज देख करके आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। चलो, बट फिर भी अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, और नहीं समझे तो आप खुद से करो, फिर समझ जाओगे। कॉट ऑफ a प्लस बी निकालने के लिए मैं वापस और इस ट्राइंगल में नहीं गया, ट्राइंगल में अगर जाता तो निकाल सकता था कि OM बाई PM जस्ट इसी का रेसिप्रोकल करता तो हो जाता, बट फिर भी मैंने एक चीज वो डायरेक्टली इन दोनों का यूज करके दिखा दिया, cos a प्लस बी और sin a प्लस बी। तो ये आ गया फॉर्मूला, दोनों का लिख दिया, फिर sin a sin b से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो इधर रेशियो करके cot b cot a आ गया और इधर cot b cot a -1 आ गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन प्रूव कर दिए। sec और cosec निकालने का और जरूरत ही नहीं है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता है कुछ, ठीक है। क्योंकि कॉस अगर पता है तो सेक निकालना तो रेसिप्रोकल करके निकाल दोगे, सेक का जरूरत जब भी होगा हर कोई पहले कॉस ही निकालता है फिर उसका रेसिप्रोकल कर देता है, और साइन का अगर पता है आपको तो आप आराम से कॉसेक निकाल सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है। तो यही आपका काम था, है ना। a प्लस बी का फॉर्मूला जो है ये अच्छे से नोट्स में प्रॉपरली लिख लीजिएगा, ठीक है ना। नोट्स में तो ये चीज पूरा उतार लीजिए अच्छे से, ठीक है, फायदा बहुत ज्यादा होगा। बट रफ कॉपी में ये प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, जब तक ये आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका ग्रिप में ये सब नहीं आएगा, ये तो तय है। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात, क्लियर है। चलो
तो अभी हमारे पास क्या आएगा भाई, अभी हमारे पास आगे और चीजें मिलेंगे, समझ में आ रहा है ना, आगे और चीजें मिलेगा। अभी आएगा हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला, ठीक है। आज ट्रिगो पार्ट 2 में जितने भी फॉर्मूले वगैरह है, फॉर्मूला प्रूफ, ये सारे चीज आज के लेक्चर में हम लोग को कवर करना है, कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला, अच्छा सब्ट्रैक्शन वाला चीज बताने से पहले मैं आपको इसी का ये साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी को एक सिंपल सा तरीके से प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। वो एग्जाम में तो आप नहीं कर सकते हो क्योंकि एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, बट अगर आप मुझे पूछते हो तो मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं तो नंबर दे देता आपको, ठीक है। मेरे अंदर तो वो शक नहीं होता क्योंकि आपने दिमाग लगाया और जहां पे दिमाग लगाता है बच्चा उस जगह पे उसको नंबर मिलना चाहिए, चाहे वो लिखे ना लिखे, वो मेरा रूल है। बट बोर्ड का रूल, मैं तो बोर्ड नहीं हूं ना, ठीक है, तो बोर्ड वाला तो बोर्ड का रूल चलाएगा, ठीक है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसके लिए तो मैंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रखा है। बट अभी जो एक स्मार्ट हुआ है उस तरीके से मैं सोचना आपको सिखा रहा हूँ कि इस प्रूफ को भी आप एक बहुत ही आसान और स्मार्ट तरीके से सोच सकते हो, ठीक है, अगर आप उस तरीके से बनना चाहते हो, ठीक है। और अगर आपको दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट फीड करना है फैक्ट्स को और रटाफिकेशन करके उल्टी करना है एग्जाम में, तो आप कर सकते हो, बिल्कुल आपके लिए तैयार है खाना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे प्रूफ करने के, मैं कोई भी साइन कॉस टेन सब कुछ तो प्रूफ नहीं कर रहा हूं, किसी भी एक करता हूं, क्या करूं, चलो साइन कॉस अगर आपको मन चाहे आप कर लेना, वैसे ये अनऑफिशियल टॉपिक है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको, ठीक है, मजे के लिए बता रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, दिमाग खुलता है, थोड़ा बहुत दिमाग खुलता है, दिमाग जहां पे खुलता है तो फायदा हमें हो गई। तो साइन कॉस अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप दिलचस्पी है तो आप बना लीजिएगा, मैं टेन आपको बता देता हूँ, समझ में आ रहा है। तो मेरे को प्रूफ क्या करना है, मेरे को ये प्रूफ करना है टेन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी। अच्छा एक और बात बताता हूँ, बोर्ड एग्जाम में जब ये प्रूफ आता है तो या तो साइन आता है या तो कॉस आता है या तो टेन आता है, तीन में से कोई भी एक आएगा, या फिर दो भी पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए तो आपको करना ही पड़ेगा इतना कुछ, ठीक है। बट जब भी टेन प्रूफ में आता है ना, तो आप लोग क्या करते हो कि साइन पहले करते हो, फिर कॉस पहले करते हो, है ना, पहले साइन और कॉस करते हो, उनका फॉर्मूला निकालते हो, फिर टेन को दिखाते हो यूजिंग दिस, ठीक है। तो अभी अगर आपको मैंने जो किया था वो अगर आपको समझ में आ गया तो आपको साइन और कॉस करने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ज्योमेट्री से टेन ही निकाल सकते हो, है ना, ये आपका एक फायदा है वो चीज सीखने से, जो भी मैंने इरेज कर रखा है, ठीक है, क्लियर है। तो अभी मैं दिखा देता हूँ कि आप स्मार्टली इसको कैसे सोच सकते हैं कि टेन ऑफ ए प्लस बी को टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन, टेन ए टेन बी, यही तो आपको प्रूफ करना था। चलो आप मेरा बात सोचो, आप क्या करो, आप एक रेक्टेंगल कंसीडर करो, आप एक रेक्टेंगल कंसीडर करो जिसका ये एक साइड को मैं यूनिट लेंथ का रेक्टेंगल मान रहा हूं, है ना, इस साइड को मैंने कितना माना, यूनिट लेंथ माना, ब्रेड उसका यूनिट लेंथ माना, लेंथ क्या है मेरे को नहीं पता, है ना, लेंथ वगैरह मैं निकालने वाला हूं। चलो अभी क्या कर रहा हूं मैं, अभी क्या कर रहा हूं, अभी इस रेक्टेंगल के बेस के ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं जिसका एंगल को मैंने क्या बोला, ए बोल दिया, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इस ए के ऊपर मैं एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं जो यहां पे किया था एग्जैक्टली, समझ में आ रहा है ना, वही लॉजिक लगा करके कर रहा हूं, एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने जा रहा हूं जिसका एंगल जो होगा वो क्या होगा, आप समझ सकते हो कि इसका एंगल कितना होगा, बी होगा। यहां पे मैंने एक चीज आपको नहीं समझाया कि अगर ये ए है, ये बी है, ये ए प्लस बी तो बता दिया था, बट ये एंगल को मैंने ए लिखा था, वो कैसे आया मैंने आपको बोला नहीं था। तो ध्यान से आप देख सकते हो, अगर ये एंगल ए है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा ना ये एंगल, ठीक है। ये जो छोटा सा एंगल, ये जो छोटा सा एंगल, ये क्या है, ए है, ठीक है। अभी ये पूरा पूरा 90 डिग्री है, तो ये एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए होगा ना, पी क्यू आर वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस ए होगा। अगेन ये 90 डिग्री है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी तरीके से सिंपल सा एंगल का कंसेप्ट आ गया आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली अपन वही चीज कर रहे हैं, बट वो रेक्टेंगल के अंदर हम कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली हम रेक्टेंगल के अंदर कर रहे हैं, एक ही लाइन में सब कुछ हो जाएगा काम। तो यहाँ पे मैंने ए एंगल पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, रेक्टेंगल इसीलिए कंसीडर किया था कि सारे साइड्स पर राइट सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। और यहाँ पे बी एक और ट्रायंगल मैंने बनाया, इसको ई बोल देते, इसको एफ बोल देते, ठीक है। चल अगर ये वन लेंथ है तो ये लेंथ आप बता सकते हो मेरे को, इतना सा लेंथ कितना होगा। आप बोलोगे सर बी बाई ए बी इक्वल टू 10a, बिकॉज परपेंडिकुलर बाई बेस 10a होता है, 10 ऑफ दैट एंगल होता है ना, तो b का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 10 है, तो ये हो जाएगा 10a, ठीक है, क्लियर। चल और इसका वैल्यू बता सकता है, इसका वैल्यू
तो तुम बोल सकते हो सर 1 डिवाइडेड बाई ए मस्ट बी इक्वल टू कॉस ए, या फिर sec a का वैल्यू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो sec इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या हो जाएगा, sec ऑफ a हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो अब ये मुझे एक चीज बोलो, एक चीज सिंपल सा मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर ये एंगल A है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, नहीं ये 90 माइनस ए होगा। अभी ये 90 है, ये 90 माइनस ए है, तो ये एंगल डेफिनेटली ए हो जाएगा। 180 से इन दोनों को माइनस कर दो, आ जाएगा। ठीक है, अभी ये 90 डिग्री है, समझ में आ रहा है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए हो जाएगा। ये 90, ये बी है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस बी हो जाएगा। और अभी ये एंगल अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 180 से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथ मिल चुका है, ये लेंथ मिल चुका है। अगर ये sec a है तो ये लेंथ बता सकता है ना EF, EF का वैल्यू क्या होगा, बोल sec a इंटू tan b होगा, क्योंकि बेस इंटू tan ऑफ दैट एंगल होगा ना परपेंडिकुलर का वैल्यू, तो इसका लेंथ आ जाएगा sec a इंटू tan b। समझ में आ रहा है ना, क्लियर? तो ये हो गया आपका sec a इंटू tan b, क्लियर? ये हाइपोटेन्यूज आपको मिल गया। अभी अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को ऑब्जर्व करूं तो ये हाइपोटेन्यूज आपको मिल गया sec a इंटू tan b। ठीक है, क्लियर? तो अभी अगर मैं आपको ये पूछता हूं कि बोलो तो EC का वैल्यू क्या होगा, EC का वैल्यू, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे अच्छा EC बाई EF का वैल्यू तो हो जाता है cos A, तो EC का वैल्यू हो जाएगा EF इंटू cos A, तो cos A इंटू sec A इंटू tan B अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होकर के ये तो tan B ही आएगा। ठीक है, और इधर अगर मैं बोलूं तो cos A के जगह पे क्या आएगा, sin A, तो sin A इंटू sec A मिलकर के क्या हो जाएगा, tan A, और साथ में tan B है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से ये लेंथ मिल गया और ये लेंथ मिल गया। अभी ये लेंथ 1 है, रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड 12 होता है, ये 1 लेंथ तो मैंने माना था, तो ये भी 1 लेंथ होगा। अभी इतना सा हिस्सा अगर tan A tan B हो गया तो इतना सा हिस्सा कितना होगा, 1 माइनस tan A tan B हो जाएगा ना, क्लियर है ना? और अगर ये लेंथ पूरा यहां से यहां तक tan A, यहां से यहां तक tan B, तो ये पूरा tan A प्लस tan B हो गया, तो ये लेंथ भी क्या होगा, ये लेंथ भी हो गया पूरा tan ऑफ A प्लस tan ऑफ B। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल जो बना मेरे पास, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल से अगर मैं tan ऑफ A प्लस B लिखूं तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस आएगा ना। व्हाट इज परपेंडिकुलर, tan A प्लस B, एंड व्हाट इज बेस, 1 माइनस tan A tan B। खत्म। समझ में आ रहा है? हैंस प्रूव्ड। आप इस राइट एंगल ट्राइंगल से आराम से फाइनली प्रूव कर रहे हो कि tan ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A tan B। कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, एक रेक्टेंगल में काम खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से आप सोच सकते हो किसी भी ज्योमेट्री को, है ना? वो इंसान का सोच है, वो कैसे भी कितना भी तरीके से सोच सकता है। ठीक है ना, क्योंकि कभी भी वो लर्निंग्स खत्म होगा ही नहीं, है ना? मेरे को तो ये पता चल गया कि कभी ये मतलब खत्म हो ही नहीं सकता, मेरे लिए तो खत्म नहीं हो सकता। अगर कोई है दुनिया में जो सब कुछ जान लेता है वो अलग बात है, बट मैं तो मेरा मरते दम तक मैं ये विश्वास रखूंगा कि मैं कभी कुछ खत्म नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं कितना भी स्मार्ट तरीका सोच के निकाल दूं, मैं कितना भी छोटा तरीका सोच के निकाल दूं, एक हर क्लास में कोई ना कोई बच्चा एग्जिस्ट कर ही जाता है जो किसी ना किसी चैप्टर में किसी ना किसी क्वेश्चन को एक ऐसा मेथड से आके सॉल्व करके चला जाता है जो देख के वाकई लगता है कि यार इतना साल से हम लोग क्या किए। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो वो होता है नॉलेज और वो होता है पढ़ाई। ठीक है ना? वो जो सर ने करा करके दे दिया उस चीज को आपने रट लिए, 10 बार प्रैक्टिस कर लिए और उसको जाकर के उल्टी कर दी एग्जाम में। ठीक है ना? ठीक है, उसमें अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, बट उसमें कोई एक्सेलेंस नहीं है। ठीक है, उसमें वो एक मतलब वो सभी कर सकते हैं। ठीक है ना, जो पढ़ेगा, जिसके अंदर पढ़ने का पैशन है वो वही कर सकता है। ठीक है, बट ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो हर कोई नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है ना? जिसके अंदर सोचने का क्षमता है और सोचना पसंद करता है जो बंदा, वही कर पाएगा। ठीक है ना? विश्वास नहीं करोगे, ऐसे 11th 12th टॉपिक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक सेक्शन हो गया, कॉनिक सेक्शन और कैलकुलस में बहुत सारे सेक्शन हो गया, कि मैं हर साल देखता हूँ कि किसी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता ही चला जाता है। समझ में आ रहा है ना? मैं इस तरीके से, देखो बुक में सॉल्यूशन दिया इतना, मैं उसको इतना तरीके से करके, इतना वाला सॉल्यूशन तो मैंने बोला उसको बोर्ड्स में लिखने के लिए, मैं उसको 2 लाइन में करके कर, अभी उसी क्वेश्चन को एक और नया बंदा आकर के उसको 1 लाइन में करके चला जाता है। ठीक है ना? तो उसमें तो अप्रिशिएशन हो ही सकता है ना। ठीक है, इसीलिए मैं मानता हूं हमेशा कि मैं पहले ये सोचता था कि शायद सब कुछ कर लूंगा, बट ये इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, क्योंकि दिमाग लोगों का काम करना कभी बंद नहीं हो सकता। ठीक है, शार्प से शार्प बंदा आएगा और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को ऐसे ऐसे मतलब
चुटकियों में सॉल्व कर देगा वो, मतलब देख करके आप पूरा एकदम पता नहीं यार, समझ ही नहीं आता कि कैसे सोच लिया इतना जल्दी, ठीक है ना, ऐसा लगता है हर बार, ठीक है। तो मतलब हर बच्चे से मेरा तो हर साल का एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ नया भाई सीखने को मिलता ही। चलो खैर ये सब बात करके फायदा नहीं ज्यादा। कंपाउंड एंगल में हमारा एडिशन फॉर्मूला वाला कंसेप्ट तो खत्म हुआ, ये कैसे प्रूफ हुआ मैंने आपको बता दिया। अभी अपन देखते हैं हमारा अगला पोर्शन, दैट इज सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। तो देखो जरा प्रॉपर्ली, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ a माइनस बी सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। तो इसमें सब कुछ सेम ही है, डायग्राम भी आपको सेम लग रहा है, बट फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या है कि पहले हम इस रेफरेंस लाइन से OR1 गए थे A एंगल, फिर OR2 गए थे तो A प्लस बी मिला। अभी हम डायरेक्टली OR1 जा रहे हैं A एंगल पे, और फिर हम OR2 पे आ रहे हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब पहले हम यहां से ऐसे गए, वापस यहां तक आ गए, ठीक है। तो ये एंगल जो जनरेट हुआ, पहले यहां से यहां तक गए और फिर इस रे को रोटेट करा के यहां पे लेके आ गए। तो ये एंगल जो जनरेट हुआ वो हो गया a माइनस बी। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो OR2 रे के ऊपर हमेशा P पॉइंट लेते, तो P पॉइंट लिया, यहाँ से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक OR1 के ऊपर और एक OX के ऊपर, जैसे पहले लिखे थे सेम टू सेम। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, फिर इस Q पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर और इस P पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल जनरेट हो गया। तो साइन a माइनस बी क्या हो जाएगा, PM डिवाइडेड बाई OP हो जाएगा। तो PM को लिख दिया RN और RN को लिख दिया QN माइनस QR, बस। और उसके बाद QN बाई OP, तो QN है यहाँ पे और OP है आपका यहाँ पे, तो उसको जोड़ने वाला कौन है, डायरेक्टली पता चल रहा है कि उसके जोड़ने वाला है आपका OQ। तो OQ से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया और इधर PQ से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया आंसर। सिमिलरली कॉस में आपने क्या किए, कॉस में बोले OM डिवाइडेड बाई OP, तो OM को आपने लिख दिया ON प्लस MN और OP को तो रख दिया ऐसे ही, है ना। अभी इधर QN का OQ का जरूरत है और इधर PQ का जरूरत है, फ्रॉम डायग्राम क्लियर है, तो लिख दिया, आंसर आ गया। फिर माइनस बी को भी PM बाई OM लिख करके ब्रेक कर दिया अकॉर्डिंगली, फिर डिवाइड वगैरह कर दिया। यहाँ पे 1 चाहिए होता है हमेशा, तो यहाँ पे 1 चाहिए है, इसीलिए 1 से डिवाइड कर दिया। अभी ये कैसे निकालती है, मैंने लास्ट प्रूफ में मैंने आपको समझा रखा है, उधर से देख करके आप प्रॉपर्ली कर लीजिएगा, ठीक है। और कॉट a माइनस बी का फॉर्मूला आप सिमिलरली आखिरी में दोनों का रेशियो लेकर के कर लीजिए। और अगर आपको ज्यादा मन है करने का तो आप ज्योमेट्री के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b, है ना। और नीचे आ जाएगा आपका sin a cos b माइनस cos a sin b, cos a sin b, ठीक है। तो यहाँ पे आप sin a sin b से डिवाइड कर देंगे, तो ये cot a cot b प्लस 1 आ जाएगा, पहले ऊपर माइनस 1 आ रहा था, और नीचे आ जाएगा sin a बाई cos a आ जाएगा, क्योंकि cos sin a तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cot b माइनस cot a, cot b माइनस cot a, ठीक है। और अगर मैं a प्लस बी का याद करूं तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपने नोट्स को, ये मत लिखिएगा अभी, है ना, ये पहले का चीज है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए और प्रॉपर्ली अपने नोट्स को मेंटेन करके बना करके रखिए, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमारा बेसिक जो प्रूफिंग सेक्शन है वो खत्म हुआ, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी और a माइनस बी का प्रूफ दोनों का बोर्ड एग्जाम के लिए किसी भी एग्जाम में आ सकता है, तो प्रॉपर्ली आप कीजिएगा। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो अच्छे से नोट्स में लिख करके पहले तो एक बार वीडियो देखने के बाद प्रॉपर्ली एक बार नोट्स में सजा करके कॉपी में लिखेंगे, जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, और फिर 2-3 घंटा बाद आप एक बार इसको खुद से रफ कॉपी में प्रूफ को ट्राई कीजिएगा, बिना कुछ लिखे, जस्ट डायग्राम खुद से बनाइए। डायग्राम बनाना सबसे पहला चैलेंज है, ये सब लिखना आप लिख लेंगे, डायग्राम पहले आप बनाइए अच्छे से, और बनाने के बाद प्रूफ जो है वो रफ कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। एक बार अगर कर लेंगे खुद से तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आगे से दिक्कत नहीं होगा। बट जब तक आप ये प्रूफ खुद से नहीं करेंगे, ये दोनों प्रूफ, तब तक आपको दिक्कत आता रहेगा, याद रखना, ठीक है। क्लियर है। तो अभी चलिए शुरू करते हैं, बाकी रिमेनिंग फॉर्मूलेस देखते हैं अच्छे से। तो अभी चलिए प्रूफ्स के बाद हम फॉर्मूले देख लेते हैं, है ना। पूरे ट्रिगो पार्ट 2 में जितने भी फॉर्मूले काम आते हैं सारे के सारे मैंने लिख दिया एक तरफ से, है ना। पूरा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, और उसके बाद बस क्वेश्चंस करेंगे, है ना। रिमेनिंग 3 लेक्चर में आज थ्योरी फॉर्मूला सब कुछ खत्म कर देंगे, और आगे की 3 लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन मस्त एकदम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फॉर्मूले में टाइप नंबर 1 में मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, वो आप देख सकते हो, वो ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, और उसके बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे। तो इनको प्रॉपरली ये 8 फॉर्मूला दिमाग में फिट हो जाने चाहिए, समझ में आ रहा है ना। ये फॉर्मूले अगर ताजा नहीं रहेगा दिमाग में तो सवाल आपसे बनेंगे, ये आप उम्मीद ही मत रखना। आगे देखते हैं। मैं इसको बेसिकली
5-6 टाइप में डिवाइड कर करके पढ़ाता हूँ। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो मैं बेसिकली इसको डिवाइड करके पढ़ाता हूँ, बट अभी आपको जिस तरीके से पढ़ना है आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं पार्ट 5 तक सजेस्ट करूंगा क्लास 10th को। पार्ट 6 और अभी जो 7th कराऊंगा नेक्स्ट में, सेकंड बेसिकली कुछ फॉर्मूले प्रूफ्स कराऊंगा, कुछ वैल्यूज, स्टैंडर्ड वैल्यूज निकालना सिखाऊंगा। मुझे पूछोगे मैं बोलूंगा पूरा पढ़ो, बट अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, लोड नहीं ले पा रहे हो, तो पार्ट 5 तक आपके लिए सफिशिएंट होगा, उसके बाहर आपके HSLC में नहीं आएगा। ठीक है, चलो। एंड ऑल्सो पार्ट क्लास 11th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बात करूं तो पार्ट 5 तक ही है, मोर देन सफिशिएंट है। इनफैक्ट 5 भी नहीं है ऑफिशियली। ठीक है, तो 4 तक ही दिया जाता है NCERT में, समझ में आ रहा है ना? बट ये जो पार्ट 6 है वो इतना इंपॉर्टेंट है, पार्ट 6, 7 इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट जिसका कोई हद नहीं है। समझ में आ रहा है ना? IIT-JEE 2019 में एक लंबा सा इनवर्स का क्वेश्चन पूछ रखा था, इतना बड़ा समीशन, इतना बड़ा समीशन, समझ में आ रहा है ना? जहां पे ये फॉर्मूला काम में आ रहा था, ये कोसाइन वाला। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो आंसर नहीं निकाल पाएगा, गया उसका वो, भले उसको ट्रिग्नोमेट्री पूरा आ जाए बट आंसर तो वो नहीं निकाल पाएगा ना, क्योंकि लास्ट में जाकर के इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन था। इसीलिए बोल रहा हूं कि सर जो चीज पढ़ा रहा है एक एक चीज दिमाग में फिट कर लो, सब हो जाएगा और कुछ नहीं चाहिए। जितना बोल रहा हूं उतना कर लो, होता है या नहीं देख करके देख लो भाई, अगर सच है तो हो जाएगा, अगर झूठ बोल रहा हूं तो बोल के चले जाना बाद में मेरे को, सर आप झूठा इंसान हो। नहीं, चलो आगे देखते। टाइप 2 पहला फॉर्मूला देखो क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। प्रूफ वगैरह डायरेक्टली देखो, आप जब नोट्स बनाओगे तो क्या करोगे, टाइप 1 पहले लिख दोगे, फिर टाइप 2 लिखोगे, टाइप 2 लिखोगे, फिर उसके नीचे उसका सारे प्रूफ्स करोगे, फिर टाइप 3 लिखोगे, फिर उसके नीचे सारे प्रूफ्स करोगे, टाइप 4 उसके नीचे प्रूफ, टाइप 5 प्रूफ, टाइप 6 प्रूफ, फिर टाइप 7। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो इस तरीके से आप नोट्स को बनाओगे। ठीक है, अभी बोलोगे प्रूफ कहां से करें, प्रूफ करके दे रहा हूं मैं, ये जगह रखा ना प्रूफ करने के लिए। समझ में आ रहा है ना? चलो, तो ये वाला तो नहीं कर रहा हूं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, दोनों को प्रोडक्ट कर दो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सीन दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होकर सॉल्व होकर के ये आ जाएगा। ठीक है, और इस साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देना, और इस साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख देना, तो ये घूम करके कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये भी सेम चीज है। ठीक है ना, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी देखो, अभी ये तो हो गया, ये दोनों तो आपको याद रखना, ये फेमस फॉर्मूला है। ठीक है, अभी देखो अगला 3, ये याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये दोनों याद रखना है, सब कुछ ही याद रखना है, बट इन तीनों के लिए मैं बोलूंगा ये तीनों याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, कॉपी में सजा के लिख के रखो और प्रूफ्स आपको आने चाहिए। बेसिकली करोगे क्या, कोई भी एक में करके दे देता हूं, मान लो साइन वाला ही करके दे देता हूं। ठीक है ना, करेंगे कैसे, बिल्कुल बस अपना बेसिक थॉट जो है उसको यूज करेंगे और कुछ नहीं। यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी है, तो a प्लस बी प्लस सी को हम a प्लस बी के फॉर्मेट में ही ब्रेक करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ a प्लस बी का ही वैल्यू पता है। समझ में आ रहा है ना, फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो साइन ऑफ इसको अगर मैंने मान लिया, मान लो p और इसको q, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन ऑफ p आ जाएगा, p के जगह पे a, साथ में cos q आएगा, q के जगह पे b प्लस c आ जाएगा, प्लस cos p आएगा, p के जगह पे a आ जाएगा, और साइन ऑफ b प्लस c आ जाएगा। अभी कुछ मत करो, cos b प्लस c को ब्रेक कर दो, उसका बेसिक फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, cos b इंटू cos c माइनस साइन b इंटू साइन c। समझ में आ रहा है ना? और इधर हो जाएगा आपका cos a इंटू, इधर आ जाएगा साइन b cos c प्लस cos b साइन c। क्लियर है? तो इसको एक्सपांड करके रख दो, आपके पास आराम से ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली कोसाइन में भी आप वही फंडा लगाओगे, tan में भी वही फंडा अप्लाई करोगे, a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी को एक एंगल मान करके पहले ब्रेक कर दो, फिर tan बी प्लस सी को ब्रेक कर देना, आंसर आ जाएगा, सिंपलीफाई हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? टाइप 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइप 3 समझ में आ रहा है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। बेसिक पार्ट्स को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज करने वाला फॉर्मूला होता है टाइप 3। ठीक है, चलो क्या है देखो, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी पता है, तो इन दोनों को अगर जोड़ देते तो कॉस ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी आ जाएगा। ये देखो 2 साइन ए कॉस बी, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग 2 कॉस ए साइन बी आ जाएगा। ठीक है, फिर कोसाइन का फॉर्मूला को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इसका। ठीक है, अभी देखो
इसी 4 फॉर्मूले से और 4 फॉर्मूला डिराइव होता है और उसको हम सी एंड डी फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। बेसिकली ऐसे ही नाम दिया गया है ना, क्योंकि सी और डी से एक्सप्रेस कर देते हैं, इसीलिए ऐसा कोई लॉजिक नहीं है सी एंड डी के पीछे। ठीक है, तो अपन सी एंड डी फॉर्मूला जब भी बोलेंगे तो आप ये चारों फॉर्मूला याद कर लेना। सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होगा ये चारों फॉर्मूले का। ठीक है, उनमें से कोई भी एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि एग्जैक्टली आया कैसे है। कुछ नहीं है, अगर एग्जाम में आता है तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे बोर्ड एग्जाम में? आप लिखोगे कि वी हैव साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस, फिर साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू दिस, फिर दोनों को सम कर करके ये फॉर्मूला पहले प्रूफ करोगे, जो मैं अभी यहां पे लिखा। सबसे पहले ये फॉर्मूला आप प्रूफ करोगे। ठीक है, उसके बाद लिखोगे कंसीडरिंग, ए प्लस बी को क्या मान लेते हैं? साइन सी प्लस साइन डी बनाने के लिए ए प्लस बी को सी मान लेते हैं। एंड ए माइनस बी इक्वल टू डी, वी हैव, क्या हो जाएगा बोल? ये हो जाएगा साइन सी प्लस ये हो जाएगा साइन डी, और ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, और इधर हो जाएगा कॉस सी माइनस डी बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला। साइड में आपको कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। ये 1 है, मान लो ये 2 है, तो 1 प्लस 2 कर दिया तो ट्वाइस ए का वैल्यू आ गया सी प्लस डी, तो ए का वैल्यू आ गया सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, और 1 माइनस 2 कर दोगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस बी इक्वल टू सी माइनस डी, जहां पे बी का वैल्यू हो जाएगा सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका ओरिजिनली पूरा प्रूफ हो गया। तो पहले आपको ये फॉर्मूला अच्छे से प्रूफ करना होगा, फिर ये सब्स्टिट्यूशन करके आप आराम से ये कैलकुलेशन से ए भी निकाल सकते हो और फिर सारे वैल्यूज रख दो तो ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली ये तीनों फॉर्मूला से और 3 फॉर्मूला जनरेट होता है। बस यहाँ पे ध्यान देना कि कॉसेट सारे फॉर्मूले तो प्लस आता है, बट जो लास्ट वाला होता है पैटर्न कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी वाले पे बाहर माइनस आ जाता है। ठीक है, साइन प्लस साइन वाले पे ऐसे ही याद रखो, साइन प्लस साइन अगर है तो पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा, साइन माइनस साइन अगर है तो पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा। ये देखो पहले कॉस है फिर साइन भी, दोनों अगर कॉस है और बीच में अगर एडिशन है तो दोनों कॉस है कॉस बी ऐसे आएगा, और दोनों अगर कॉस है और बीच में अगर सब्ट्रैक्शन है तो पूरा आंसर साइन में चला जाएगा और बाहर एक और माइनस आएगा। बहुत सारे किताब में इसको ऐसे भी लिखता है कि इस माइनस को अंदर घुसा देता है, बिकॉज माइनस ऑफ साइन थीटा कैन बी ट्रीटेड एज साइन ऑफ माइनस थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो इस माइनस को अगर अंदर घुसा देंगे तो ये डी माइनस सी बाई 2 होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी इस माइनस को अगर अंदर घुसा देंगे तो ये साइन ऑफ माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, बट उसका कोई जरूरत नहीं है, अब इसी तरीके से याद रखो। ठीक है, तो एक पैटर्न दिमाग में याद रहता है, बस ये चीज एक्सेप्शन जो है वो अपना दिमाग में फिट कर देना। ठीक है, माइनस जो आता है, क्लियर है? तो इस तरीके से सारे प्रूफ्स आप करोगे, करके अपना कॉपी में अच्छे से मेंटेन करके रखोगे अपना कॉपी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल्स बोले तो सर मल्टीपल एंगल्स क्या है? मल्टीपल एंगल्स है आपका, जैसे ए एक एंगल आपको दिया गया है, ठीक है, तो उससे अगर आप ट्वाइस से लिख रहे हो, थ्राइस से लिख रहे हो, 5 से लिख रहे हो, 4 से लिख रहे हो, तो ये सबको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल एंगल। तो मैं ध्यान से आपको एक बात में समझा देता हूं, अगर आपके पास ए कोई भी एक एंगल है और उस ए से अगर मैं n इंटू ए लिखता हूं, जहां पे n एक इंटीजर है, तो उसको मैं बोलूंगा मल्टीपल एंगल। और अगर मैं a से मैं इसको a बाई n कर देता हूं, ठीक है, जहां पे n इंटीजर है, तो उसको मैं बोलूंगा सब मल्टीपल एंगल। क्या बोलूंगा? बोलूंगा उसको सब मल्टीपल एंगल, और उसको बोलूंगा मैं मल्टीपल एंगल। समझ में आ रहा है ना? ये हो जाएगा मल्टीपल एंगल, ये हो जाएगा सब मल्टीपल एंगल, दैट इज a बाई 2, a बाई 3, a बाई 4, इस टाइप का। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? तो चलिए, बेसिकली हम ज्यादा देर तक नहीं जाते सब मल्टीपल और मल्टीपल में। तो मल्टीपल में हम ट्वाइस से थ्राइस से तक मैक्सिमम निकालते हैं, उससे ज्यादा जरूरत नहीं होता है ना? और निकालने को 4 है 5 है कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो खत्म ही नहीं होगा कभी, ठीक है। बट मैक्सिमम जहां तक सिलेबस में 2a 3a तक बात होता है, ठीक है। उसके बाद और सब मल्टीपल में बात करूं तो मैक्सिमम a बाई 2 a बाई 3 तक, उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। बट क्वेश्चन आपको इस तरीके से डिजाइन कर सकता है ताकि a बाई 7 का जरूरत हो, तो उस वक्त आपको अकॉर्डिंगली कैसे सोचना है वो हम जब क्वेश्चन करेंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, बट ऑफिशियली यही चीज है। तो देखो, सबसे पहले cos 2a है ना? अभी cos 2a को कैसे प्रूफ करूं, है ना? तो सबसे पहले लिखोगे we know cos of a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b। अभी अगर cos 2a का फॉर्मूला चाहिए तो इस b को मुझे क्या करना पड़ेगा? a से सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो पुटिंग b is equal to a, we have cos 2a equal to cos a into cos a minus sin a into sin a, that is cos square a minus sin square a, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, cos स्क्वायर को अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देता हूं तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देता हूं तो ये क्या हो जाएगा?
2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो इस cos ट्वाइस ए का चारों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अभी ये फॉर्मूला कैसे आया बच्चों को याद नहीं होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे cos 2a आपके पास है, ठीक है, इसको आप क्या लिखोगे, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी देखना दोस्त कि नीचे तो हमेशा 1 है ना, और उस 1 को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिप्लेस कर सकता हूं, दैट इज cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए से रिप्लेस कर सकता हूं ना, ठीक है। अभी मैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर दूंगा, cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर दूंगा। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर ए से अगर डिवाइड कर दिया तो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर है और नीचे बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास जनरेट हो गया। कोई इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड करके यहाँ पे cos स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर ए प्लस 1 भी बना सकता है ना। तो फॉर्मूला बनाना है तो कुछ भी बनाया जा सकता है, बट जो स्टैंडर्ड है वही आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 2 sin a cos a, sin ट्वाइस a को अगर मैं रख दूंगा यहाँ पे, ये sin a cos a हो जाएगा, ये भी cos a sin a हो जाएगा, मतलब 2 sin a cos a हो गया, ठीक है ना। और 2 sin a cos a को अगर मैं वापस tan के फॉर्मेट में लेके जाने का कोशिश करूं तो वो भी मैं कर सकता हूं। उसको मैं क्या करूंगा, नीचे लिख दूंगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, फिर बोथ साइड डिवाइड कर दूंगा cos स्क्वायर a से, तो वो बन जाएगा न्यूमरेटर में 2 tan है और नीचे बन जाएगा sin स्क्वायर a बाई sin स्क्वायर, सॉरी cos स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a, तो 1 हो जाएगा, और sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a हो जाएगा tan स्क्वायर a, ठीक है। याद रखना cos 2a sin 2a tan 2a ये तीनों का फॉर्मूला जो tan के टर्म में होता है, स्पेशली जो ये फॉर्मूले जो tan के टर्म में होता है वो बहुत काम के होते हैं और उसका एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बाकी किसी का कम है, सब भी बराबर है, ठीक है। सारे बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप 3 और टाइप 4 के फॉर्मूला, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, सबका ही ज्यादा है, ठीक है, बट इनमें से भी देखा गया है 3-4 का काफी ज्यादा है। टाइप 4 का फॉर्मूला नंबर 4 इतना यूज होगा पूछो मत, हर जगह पे आपको ये फॉर्मूला दिख जाएगा, समझ में आ रहा है ना, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये देखो cos 2a का वैल्यू 2 cos स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो 1 को उधर लेके चले जाओ तो 1 प्लस cos 2a, और सिमिलरली इस जगह से cos 2a को इधर लेके आ जाओ, 2 sin स्क्वायर उधर भेज दो, तो ये दोनों फॉर्मूला इन लाइन से ये डेवलप हो रहा है। बट इतना काम का चीज है, इसके ऊपर इतने क्वेश्चन बनते आप पूछो मत, समझ में आ रहा है ना। अगले 3 लेक्चर करेंगे ना क्वेश्चन, लेक्चर 5, 6, 7 देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूले के ऊपर। इसका वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है 2 sin स्क्वायर, याद रखिएगा प्रॉपर्ली, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं 2a से 3a पे चलते हैं, ठीक है ना। sin 3a का मतलब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में b और c दोनों को a रख देंगे, तो ये तो sin a cos a हो जाएगा, ये cos a sin a cos a हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो बेसिकली ये सीन जो बनेगा, ये सीन किस प्रकार से बनेगा जरा ध्यान से देखिएगा, तो आपको पता चलेगा ये sin a इंटू cos स्क्वायर a हो जाएगा, जो कि 3 टाइम्स, और माइनस इधर आ जाएगा आपका sin क्यूब a, क्लियर है। तो यहां से अगर मैं sin a को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, तो आपके पास जो चीज जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि आप इसको ऐसे लिख दो, है ना, आप इसको ऐसे लिख दो कि 3 sin a इंटू cos स्क्वायर a, ठीक है, प्लस cos क्यूब a लिख दो, ठीक है, सॉरी प्लस sin क्यूब a लिख दो, ठीक है, और माइनस 4 sin क्यूब a लिख दो, ठीक है, प्लस 3 लिख दो। तो 3 sin क्यूब है माइनस 4 sin क्यूब है कितना हो जाएगा, माइनस sin क्यूब a होगा, तो 3 sin क्यूब है माइनस 4 sin क्यूब है माइनस sin क्यूब है, तो मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ। मेरा सोच क्या था, मेरा सोच यहाँ पे 4 sin क्यूब है देख करके मेरे को याद आया, अच्छा मैं यहाँ पे पहले 4 sin क्यूब है बना लेता हूँ, फिर यहाँ से अपना 3 sin कॉमन जाएगा, अंदर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आएगा जो कि 1 हो जाएगा, और आपका ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया। सिमिलरली cos 3a में भी आप इसी प्रकार से प्रूफ कर सकते हो, tan 3a में आप इस फॉर्मूले में a रख दो और फिर अपना आप ये प्रूफ हो जाएगा 3 tan है माइनस tan क्यूब है डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, दैट इज 3 tan स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, पक्का। चलो आगे अगर मैं देखूं तो फॉर्मूला नंबर 8 आपको दिखेगा, और उस फॉर्मूले में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो एंगल नहीं, 3 एंगल नहीं, nth एंगल का एक साथ समेशन, ठीक है। तो ये 10th वाले बच्चे इसको स्किप कर सकते हो, अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है ना। चलो तो tan ऑफ a1 प्लस a2 प्लस a3, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, देखो यहाँ पे बेसिकली होता है कि tan ऑफ n एंगल्स का समेशन, ठीक है। तो tan ऑफ n एंगल्स का अगर मैं समेशन एक साथ कर रहा हूं तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, देखो S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7, ठीक है। ये S1 S3 ये सब क्या है ना। अगर आप वेतस रिलेशन पढ़े हो, है ना, वो पॉलिनोमियल्स में आपको मैंने पढ़ाया था ना, वो जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट सभी पढ़ के आए हो क्लास 10th में,
है ना, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट में वेरस रिलेशन था ना, वो जो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ठीक है ना, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, दैट इज अल्फा इनटू बीटा होता है। जब क्यूबिक इक्वेशन का बात करते हो तो सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम होता है ना, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम क्या होता है कि दो रूट को एट ए टाइम लेकर के प्रोडक्ट करके सम लिखो, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा था ना, इस प्रकार से। तो वही है यहाँ पे आपका S2। S1 इज द सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, दैट इज यहाँ पे सम ऑफ ऑल टेंजेंट्स, टेंजेंट मतलब 10 जानती हो, ऑफ द सेपरेट एंगल्स। तो यहाँ पे एक एक बार लेकर के सबको सम कर देंगे, 10A1 प्लस 10A2 प्लस 10A3। S2 में क्या करेंगे, दो दो को प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट कर करके सम करेंगे, दैट इज 10A1 10A2, फिर 10A1 के साथ 10A3, फिर 10A2 के साथ 10A3। समझ में आ रहा है ना, इस प्रकार से जितना तक हो सकता है। फिर S3 में क्या होगा, तीन तीन करके प्रोडक्ट करके सम करोगे, वही लिखा जाए यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है। तो ये है जनरल फॉर्मूला, ये है जनरल फॉर्मूला। इसको यूज करके चलो मैं आपको वो लिख करके दिखा देता हूँ, 10A प्लस B प्लस C का फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं। तो 10A प्लस B प्लस C मतलब n का वैल्यू यहाँ पे कहां तक है, 3 है ना, 3 टर्म है, तो S3 पे खत्म हो जाएगा, S5 S7 ये सब तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2 हो जाएगा, ठीक है। तो S1 हो जाएगा आपका क्या, 1 एट ए टाइम, एक एक बार लेकर के सम करते जाओ, तो ये आ गया S1 माइनस S3 क्या हो जाएगा, तीन तीन को एक साथ लेकर के, अगर तीन को एक साथ लेंगे तो प्रोडक्ट ही आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 10A 10B 10C लिख दिया फिर प्लस लेकर के आप 10B 10C 10A लिख रहे हो, नहीं होगा, ठीक है ना। अगर तीन मैक्सिमम वाले पे अगर चले गए आप, है ना, मैक्सिमम वाले पे, यहाँ पे 3 एंगल है, तो अगर मैक्सिमम वाले पे चले गए तो हमेशा वो क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है, ठीक है ना, वो हमेशा प्रोडक्ट ही हो जाता है, डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि सारे के सारे टर्म डिफरेंट आने चाहिए। जैसे अभी मैं S2 लिखूंगा तो आप ध्यान से देखो, S2 क्या होगा, दो दो करके लिखूंगा, 10A 10B प्लस 10B 10C प्लस 10A 10C 10A। तो यहाँ पे सारे के सारे टर्म अलग अलग आ रहा है, बस इसको अगर मैं तीनों को एक साथ लेकर के बार बार सम करता जाऊंगा, 10A 10B 10C प्लस 10B 10C 10A, अरे भाई 10B 10C 10A और 10A 10B 10C के बीच में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस ही तो नहीं है, वो तो सेम चीज है, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए वो डायरेक्टली प्रोडक्ट हो जाएगा। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल देकर के आपको समझा देता हूं, देखो जरा, 4 एंगल का समेशन किस प्रकार से लिखोगे, 4 अगर है तो मैक्सिमम कहां तक जाऊंगा, S4 डिनोमिनेटर में आएगा, S5 से खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा और लिखना नहीं पड़ेगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस S1 माइनस S3 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस S2 प्लस S4। तो ये क्या आएगा, 10A प्लस 10B प्लस 10C प्लस 10D, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। S3 क्या आएगा, S3 आ जाएगा आपका तीन तीन करके, अभी तीन तीन करके तो डिफरेंट आएगा ना, पहले ABC तीनों का प्रोडक्ट किया, ठीक है, फिर A B और D को लिया, ठीक है, फिर A C और D को लिया, ठीक है, और फिर B C और D को लिया। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात, क्लियर है। तो ये हो गया आपका S1 माइनस S3। 1 माइनस S2 क्या होगा, अब जानते हो, है ना, 10A 10B आएगा पहले, फिर 10A 10C आएगा पहले, फिर 10A 10D आएगा, ठीक है, फिर B से शुरू करो, B से, A से खत्म हुआ, A B C D, A B A C A D, फिर B से B C B D, फिर C से C D। समझ में आ रहा है ना। तो 10B 10C आ गया, फिर 10B 10D आ गया, और लास्ट में एक बचता है 10 ऑफ C इंटू 10 ऑफ D, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद ये सारी चीज और अच्छे से पेयर बनाना आप सीख जाओगे, ठीक है ना। बेसिकली 4 है यहाँ पे ऑप्शन, और 4 में से दो को लेकर के क्लब कर रहे हैं, तो टोटल सिलेक्शन हो जाएगा 4C2, जिसका आंसर हो जाएगा आपका 6, ठीक है। अगर किसी को पता है तो वो समझ सकता है इस तरीके से, अगर किसी को नहीं पता, जब पढ़ाया जाएगा वो चीज तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना भाई, क्लियर है। तो बस वही चीज है, समझ में आ रहा है क्या मेरी बात, ठीक है। और अभी S4 लिखना है, तो S4 अगर लिखेंगे तो चारों का प्रोडक्ट ही आ जाएगा ना, बोलो, क्योंकि मैक्सिमम वाला आ गया ना, 4 एंगल है और 4 वाला लिखना है, तो चारों का प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको घुमा के लिखना भी चाहते हो तो प्लस देखिए क्या लिखोगे, 10B 10C 10D 10A, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, जो भी बनेगा वो उसके तरह सेम आएगा, तो सेम चीज हम रिपीट नहीं कर सकते, इसीलिए मैक्सिमम वाला आ जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए 10 ऑफ समेशन ऑफ डिफरेंट एंगल्स, अगर 3 से ज्यादा एंगल, 3 तक तो मैंने आपको याद ही करा दिया, 3 से ज्यादा एंगल का समेशन, ये 3 वाले पे भी क्वेश्चन पूछ रखा है जेईई मेन में, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, दिमाग नहीं लगाना है, बस पेन चलाना है, ठीक है।
तो टेन ऑफ डिफरेंट एंगल्स का समीशन कैसे निकालोगे, आपको ये चीज अगर समझ में आ गया तो आराम से उससे आप उसका फॉर्मूला बना लोगे एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व कर दोगे। तो 4 तक मैक्सिमम, उससे ज्यादा पूछे नहीं जाते, ठीक है ना। उससे ज्यादा अगर पूछे जाते तो डाटा अलग प्रकार से दिया जाएगा, सिग्मा वगैरह डाटा वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। तो S1 S2 S3 ये सब डाटा वगैरह दिया जाएगा, ठीक है, उसका चिंता आप मत करो। बट बस यहाँ तक सफिशिएंट है। तो ये जो मैंने इसके बाद एग्जांपल्स बताए हैं, ये सब नोट्स में आप प्रॉपर्ली ऐड करते जाना। और यहाँ पे मैंने बोल के दिया, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स, मैंने तो यहाँ पे मल्टीपल एंगल्स बोला है। अभी सब मल्टीपल एंगल्स का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो सब मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला भी आप खुद से ही बना सकते हो, मेरा कोई जरूरत ही नहीं है इसमें। बस क्या करोगे, अगर आपको पता है सब मल्टीपल एंगल्स, मतलब अगर मल्टीपल में हमने 2a से पढ़ा तो सब मल्टीपल में क्या हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे sin 2a का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 2 sin a इंटू कॉस ए था, ठीक है। तो मल्टीपल, ये तो मल्टीपल था। अभी सब मल्टीपल एंगल में हम क्या पढ़ेंगे, हम साइन ए का फॉर्मूला पढ़ेंगे, और उसको हम क्या पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे हम साइन a/2 इंटू कॉस a/2। अगर 2a को a से रिप्लेस कर दिया तो a किससे रिप्लेस हो जाएगा, a/2 से रिप्लेस हो जाएगा। मान लो ना इस 2 को मैंने x मान लिया तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। बस वही चीज कर रहे हो, कुछ नहीं। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो सब मल्टीपल एंगल्स हेडिंग लगा करके आपको सारे फॉर्मूला इसी प्रकार से चेंज कर देना और कुछ नहीं करना। जैसे ये फॉर्मूला tan 3a, एक और दिखा देता हूं। tan 3a का फॉर्मूला आपके पास क्या था, 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ठीक है। तो अभी अगर मैं सब मल्टीपल एंगल लिखने गया, दैट इज यहाँ पे तो 3a को मैं a पे कन्वर्ट कर रहा हूं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि a को 3a पे लेके जा रहा हूं। बेसिकली ऐसे ही बोलेंगे कि 3a को a पे कन्वर्ट कर रहे हैं, टेंजेंट ऑफ 3a को a पे, tan ऑफ a पे कन्वर्शन चल रहा है। बट अभी मैं अगर बोलूं कि tan ऑफ a को मल्टीपल में ना लेके आप सब मल्टीपल में लेके जाओ, दैट इज a/3 में लेके जाओ, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। बस यही प्रूफ करके, अगर कभी भी आपको ये फॉर्मूला एग्जाम में ये कैसे आया तो आप समझ गए। अगर 3a के जगह पे a आया तो a के जगह पे आ जाएगा a/3, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली देख लेते हो कि एग्जाम में प्रूफ करने दिया, तो डायरेक्टली आप सबसे पहले इस फॉर्मूले को प्रूफ कर लोगे, फिर लिख लोगे कि कंसीडरिंग 3a is equal to x, we have a equal to x/3, therefore tan of x equal to 3 tan x/3 minus tan cube x/2 divided by 1 minus 3 tan square x/3। और फिर x को आप a से सब्स्टिट्यूट करके लिख दो, where a is कंपाउंड एंगल, सॉरी कोई भी एंगल है, और a x भी आपका क्या है, कोई भी एक एंगल है। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात, क्लियर है। तो बस वही चीज आपको सीखना है, ठीक है ना। ये हो गया आपका कंपाउंड एंगल्स के सारे फॉर्मूले, ये सब मल्टीपल एंगल्स के सारे फॉर्मूले यहाँ पे हो गया, ठीक है। और अभी हम बढ़ते हैं हमारा अगला पार्ट टाइप 5 के, ठीक है। तो ये सारे प्रूफ जिस तरीके से मैंने डायरेक्शन दिया, इसके बाद ये लिखना जो भी एग्जांपल्स बताया, फिर सब मल्टीपल हेडिंग लगा करके लिखना, ठीक है। तो एग्जैक्टली नोट्स में उसी प्रकार से सजा के रखोगे, तभी जाकर के आप जब फाइनली पढ़ोगे तो बहुत शांति से और मजे से उसको रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। सारी चीज आपके पास तैयार रहेगा, ना कोई बुक ना कोई मटेरियल, कुछ भी खोलने का आपको कोई जरूरत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि उससे कोई भी किताब आप खोल दो, उससे दुगना चीज आपका नोट्स में आपको हमेशा तैयार मिलेगा, ठीक है। चलो टाइप 5 देख लेते हैं, टाइप 5, ठीक है। चलो टाइप 5 जो है ना, इस पैटर्न में एक क्वेश्चन आपका 10th वाले का एडवांस साइंस बुक के एग्जांपल में दे रखा है, बट वो बेसिकली मैं फॉर्मूले में एक डाल देता हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और ये यूज भी होता है, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं प्रूफ करके देता हूं, जैसे मान लो पहला वाला ही ले लेता हूं, cos a इंटू कॉस 60 माइनस a इंटू कॉस 60 प्लस a, ठीक है, उसको प्रूफ करना है। अभी देखो मैं यहाँ पे अगर चाहता हूं तो cos a माइनस b इंटू कॉस a प्लस b का फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकता हूं, बट मैं फिर भी इसको आपको डिराइव करके दे रहा हूं। आप भी ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाइएगा, आप भी उसको ब्रेक करके कीजिए, ठीक है। तो cos 60 माइनस a को क्या लिख सकते हैं, cos 60 इंटू कॉस a प्लस sin 60 इंटू साइन a। बेसिक से करो, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, cos a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। और इधर cos a प्लस b लगा रहे तो बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ये कितना हो जाएगा, कोसाइन ऑफ a, ये हो जाएगा cos a डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 sin a डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा cos a डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3 sin a डिवाइडेड बाई 2। अभी देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सीन बन गया पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है, क्लियर है सर। चलो तो अभी फॉर्मूले में तो आपको क्या चाहिए, पूरा पूरा साइन कॉस में चाहिए ना आंसर, तो इस साइन को कॉस में लेकर के चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा cos a/4, तो कॉमन चला गया,
कॉस स्क्वायर ए माइनस, इसको अगर साइन में लेके चले जाएंगे तो ये -3 + 3 कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट इज ये हो गया आपका cos a by 4 और इधर हो जाएगा 4 cos स्क्वायर a -3। ठीक है, तो अगर cos a से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 4 cos क्यूब a -3 cos a डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा एंड दिस इज नथिंग बट योर कोसाइन ऑफ 3a। ये देखो कोसाइन ऑफ 3a का फॉर्मूला क्या है, 4 cos क्यूब a -3a, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। सिमिलरली इन दोनों साइन को आप ब्रेक कर आराम से हो जाएगा, है ना। और tan अगर प्रूफ करना है तो डायरेक्टली tan को ब्रेक ना करके आप ये दोनों प्रूफ करके इसका 2 से 1 को डिवाइड कर दो, है ना, सॉरी 1 से 2 को डिवाइड कर दो। आप समझ में आ रहा है ना, तो आराम से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, sin 3a by cos a, cos 3a tan 3 आ जाएगा और इधर भी sin a by cos a tan a आ जाएगा, sin of this by cos of this tan आ जाएगा और sin of that by cos of that tan a आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना तक सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये आप अपना कॉपी में अच्छे से प्रूफ करके रखिएगा। जो मैंने तो एक करके दिया, आप बाकी सारे करके रखेंगे एक साथ, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, प्रॉपर्ली अपना कॉपी में नोट्स में सारी चीज आप प्रूफ वगैरह करके रखोगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि बार बार ये सब सिंपल चीजों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, एक ही बार करो, अच्छे से करो, सजा करके रख दो और बाकी अगर कभी भी देखना होगा जस्ट एक बार रिकॉल करोगे, प्रैक्टिस वगैरह करने का जरूरत नहीं होगा। 10th वाले को हो सकता है कुछ भी एक आध बार 2 बार कर लेना, बट 11th में तो बिल्कुल नहीं चाहिए, सारी चीज ऑलरेडी क्वेश्चन के थ्रू ही याद हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, और फॉर्मूला प्रूफ देखना है, देख लेना एक बार, और अगर करना चाहते हो कर लो, अगर समय है आपके पास, क्या दिक्कत है। टाइप 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पे क्या है मैं आपको समझा के देता हूं पहले कि क्या है। ये सीरीज है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है। ये सब टाइप ऑफ सीरीज को हम क्या बोलते हैं, ये देखो सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज में सभी पढ़ के आए हो ना, एटलीस्ट अगर पता है एपी सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पता है तो आप सभी ये जानते हो ना कि सीरीज क्या होता है, सीरीज जानते हो सभी, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। ठीक है ना, सीक्वेंस के सारे टर्म को जब हम प्लस से जोड़ देते हैं तो वो सीरीज बन जाएगा आपका। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे सीरीज दिख रहा है, यहाँ पे सीरीज दिख रहा है, जब उन टर्म्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हो जाएंगे, उस सीरीज का टर्म में जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा तब उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सीरीज बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन जाएगा। क्लियर है, चलिए तो सबसे पहला पार्ट आप देखते हैं क्या है ना, दो फॉर्मूला है, एक साइन में एक कॉस में, दोनों का आंसर भी सेम है, दोनों का आंसर भी सेम है, बस यहाँ पे साइन वाले फॉर्मूले में तीनों जगह पे साइन है और कॉस वाले फॉर्मूले में बस एक जगह पे कॉस आ जाएगा। ठीक है, इस जगह पे बस कॉस आ जाएगा और बाकी पूरा फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। ठीक है, और ऊपर वाला सीरीज जो नंबर 3 जो ऊपर में लिखा गया है वो तो आप देख सकते हो प्रॉपर्ली, वो प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक है, वो समेशन नहीं है, वो बाद में करते हैं, पहले इन दोनों में से मैं कोई भी एक ये करके दे रहा हूं, या आप खुद से करोगे आराम से और फिर मैं ये करके दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं साइन वाला। तो यहां पे आप देख सकते हो, इसको हम बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक trigonometric series where the trigonometric series involving trigonometric ratios obviously, where the जो मेन बात है वो ये है कि where the angles of the ratios are in arithmetic progression। यहाँ पे देख सकते हो आप कि एंगल्स आर इन एपी लिखा हुआ है, ये देखो अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस n-1 बीटा, ये क्या है, एंगल्स जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। समझ आ रहा है मेरी बात, अंदर का जो एंगल्स है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिख रहा है। क्लियर है क्या मेरी बात, समझ में आ रहा है ना। चलो तो ये आ गया प्लस साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। क्लियर है, चलो तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस सीरीज को क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। ठीक है, इस सीरीज को एस मान लेते हैं। चलो अभी देखो क्या कर रहे हैं, आंसर में आप देख सकते हो सारे टर्म, यहां पे भी एन वाला चीज प्रेजेंट है, यहां पे भी एन वाला चीज प्रेजेंट है। एन वाला चीज प्रेजेंट नहीं है सिर्फ इस चीज में, मतलब ये एक कांस्टेंट की तरह कहानी में काम कर रहा है। ठीक है, चलो बाकी तो दोनों ही टर्म एन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसी जगह से मेरे को हिंट मिलता है, क्या मैं आपको बताता हूं। मैं इस चीज को S1 कंसीडर कर रहा हूं, इसको मैं S2 कंसीडर कर रहा हूं, इसको मैं S3 कंसीडर कर रहा हूं, इसको मैं Sn कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, अभी जरा ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या लिखता हूं। हियर रैंडम 2 sin बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा पहला टर्म था, मैं हर एक टर्म को इंडिविजुअली कैलकुलेट करूंगा, बट
उसको किसी फॉर्मेट में लेके तो जाना पड़ेगा ना कैलकुलेट करने के लिए। तो उस फॉर्मेट में लेके जाने के लिए साइन बीटा बाई 2 को उनके साथ चिपकाया, हर एक टर्म में, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सबके साथ चिपकाऊंगा। और साथ में 2 भी लगाया, क्योंकि 2 लगाऊंगा तभी तो फॉर्मूला मिलेगा ना। देखो एक चीज बता देता हूं, टाइप 3 का डायरेक्ट फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट इसका रिवर्स का एप्लीकेशन भी पहुंच जाता है। पहले मैं बता रहा हूं, इसका रिवर्स भी पहुंच चलता है। जैसे 2 साइन ए साइन बी अभी आपको मिला ना, इसको आप क्या लिखोगे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी लिखोगे। जैसे माइनस को मैंने उधर लेके चला गया तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बन जाएगा। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस ए माइनस बी, जैसे मान लो अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अगर कोई इसको बीटा बाई 2 का ए मानता है, इसको बी मानता है, तो बीटा बाई 2 माइनस अल्फा लिखो, क्योंकि कॉस के अंदर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लिखना और बीटा बाई 2 माइनस अल्फा लिखना बराबर है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा हमेशा माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। कॉस के अंदर नेगेटिव का कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, कॉस और सेक के अंदर बोला था ना लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉमन ले लोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, इस तरीके से आ गया, ठीक है। फिर इसको 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है सेम, ठीक है। चलो इसको क्या आएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो इससे इसको घटा दो, क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आएगा, और दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2 आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। फिर एक और टर्म कर लेते, चलो 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस 2 बीटा कर दो, तो यहां पे क्या आएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा 3 बीटा बाई 2 माइनस ए प्लस बी, जब करोगे तो अल्फा प्लस 5 बीटा बाई 2 आ जाएगा। क्लियर है। अभी डॉट डॉट देकर के काम चला लो, और कुछ करने का जरूरत नहीं, आखिरी वाला कर लो, 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा, तो ये क्या आ जाएगा, कोसाइन ऑफ दिस माइनस दैट, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस एन माइनस 1 बाई 3, क्योंकि माइनस 1 माइनस हाफ एन माइनस 1 बाई 3 बीटा हो जाएगा, ठीक है, माइनस कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस, दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 प्लस हाफ हो जाएगा एन माइनस हाफ बीटा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो एडिंग ऑल द टर्म्स क्या आ जाएगा, सबको जोड़ देता हूं, इधर 2 साइन बीटा बाई 2 कॉमन आ जाएगा ना, और अंदर जो चीज आएगा वो क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, यही चीज मिल जाएगा, मतलब कि आपका एस आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। और इधर जब आप जोड़ते जाओगे तो इधर कैंसिल होता जाएगा ना, ऐसे ऐसे कैंसिल होता जाएगा ना, है ना। तो फर्स्ट का फर्स्ट बचेगा और लास्ट का लास्ट बचेगा, दैट इज कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस ऑफ कोसाइन अल्फा प्लस एन माइनस हाफ बीटा हो जाएगा। अभी यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। बोले सर क्या फॉर्मूला लगाए, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 कितना हो जाएगा, ट्वाइस अल्फा, और अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो प्लस एन माइनस हाफ और माइनस हाफ मिलकर एन माइनस 1 बीटा, ठीक है, बाई 2 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और दूसरा वाला टर्म हो जाएगा साइन, इस माइनस को अगर अंदर घुसा देता हूं तो डी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, दैट इज डी माइनस सी बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, एन माइनस बीटा बाई 2 माइनस माइनस प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एन बीटा बचेगा, एन बीटा माइनस बीटा बाई 2, और माइनस माइनस जब करेंगे तो माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा। अरे देखना यहाँ पे क्या है, ऐसे है ना, ये एंगल तो ऐसे है, माइनस कर दो ना इसको तो ऐसे आ जाएगा ना, तो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ एन बीटा, नीचे 2 आया, कौन सा 2, ये 2 आया। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया फॉर्मूला आपका, ठीक है। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो एस का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया, साइन ऑफ एन बीटा बाई 2, ये नीचे आ गया साइन बीटा बाई 2, और इधर आ गया साइन ऑफ 2 से डिवाइड कर दो तो अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है ना। तो दैट्स इट, है ना, ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का समेशन का फॉर्मूला। सिमिलरली अगर आपको कोसाइन यहाँ पे दिया जाता है तो आप क्या करोगे, 2 साइन बीटा बाई 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे, बट तब जो है फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगाओगे। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला मतलब ये वाला फॉर्मूला, अभी फोर्थ वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ तब 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्लियर है, और बस करते जाओगे, खुद से घर पे करोगे। समझ में आ रहा है, मैं चेक करूंगा सबका जूम का क्लास में, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है ना, प्रॉपरली कर लीजिएगा, पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। तो ये बिल्कुल आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं चाहिए, ये आपका आईटीजेई या फिर ओलंपियड्स के लिए तो ऑब्वियसली चाहिए, है ना, उसका तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, इसके बिना तो होगा ही।
ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर प्रूफ इस चीज का। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना। अच्छा, ये फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं रहता, ये भी बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है, ये बच्चों को याद नहीं रहता, बिल्कुल नहीं याद रहता कि मैं भी बहुत बार क्वेश्चन करने के टाइम ये फॉर्मूला भूल जाता हूं, मेरे को देखना पड़ेगा, तो फैक्ट बता रहा हूं आपको। ठीक है, याद नहीं रहता, किसी को भी याद नहीं रहता ये फॉर्मूला, करते 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 याद हो जाएगा आपको, ऐसा नहीं है। और एक सिंपल सा तरीका आप या मतलब याद रखने के लिए यूज कर सकते हो आप। ठीक है, जो कि क्या है कि जैसे साइन एन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, ये तो याद रह जाता है सबको। ठीक है, तो ये याद रख लो, साइन एन बीटा बाई 2 बाई साइन। अंदर वाला जो है वो याद अगर नहीं रहता तो मैं बताता हूं कैसे है। अंदर वाला है वो जो एपी सीरीज का समेशन में एक और फॉर्मूला नहीं था कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 था, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, अल्फा और अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा को अगर ऐड कर दोगे और फिर अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो यही मिलेगा। तो मैं तो ऐसे ही याद रख देता हूं कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, साइन अगर है तो साइन ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, और कोसाइन अगर है तो कोसाइन ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। और अंदर ब्रैकेट में जो रहेगा ब्रैकेट में जो रहेगा वो हो जाएगा आपका साइन एन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, बाहर जो रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से इसको प्रूव कर सकते हो। सही है, चलिए अभी पार्ट 6 का आपका लास्ट वाला है कोसाइन का प्रोडक्ट। इसके ऊपर भी जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुका है 2019 में। समझ में आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है इसी सीरीज के ऊपर। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा शीट में, आप देख लेना क्लास 11। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई में पूछ चुका है। ठीक है ना, प्री आरओ में बहुत क्वेश्चन आ चुका है इसी फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, एप्लीकेशन है, इसके साथ ब्रांच था बट ये एप्लीकेशन था। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कोसाइन का प्रोडक्ट। ऐसा साइन में जनरेट नहीं होता है, कुछ कोसाइन में जनरेट होता है, ऐसे प्रोडक्ट वाला सीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसका प्रूफ भी पहले समझना उससे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाद में याद रखना सबसे बड़ा जरूरी चीज है। ठीक है, चलो तो इस तरीके से अगर पढ़ते जाओगे, एक एक चीज समझ के और नोट्स को अगर बनाते जाओगे अच्छे से, तो कोई आगे से और कोई समस्या आपकी जिंदगी में या फिर कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम वाला चीज होगा नहीं। ठीक है, हाँ थर्ड वाला बताते हैं। cos a cos 2 square a cos 2 cube a dot 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 cos 2 to the power n minus 1 into a। तो देखो इसको क्या प्रूव करें। cos a को अगर मुझे 2 स्क्वायर में लेके जाना है, cos 2a अगर बनाना है, सॉरी cos a के बाद 2 स्क्वायर मिस हो गया सर, cos 2a होगा, फिर cos 2 स्क्वायर होगा, फिर cos 2 क्यूब होगा, ऐसे होगा। 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 से लेकर के 2 to the power n minus 1 तक। तो 0 से अगर n minus 1 तक चले गए तो कितना टर्म हुआ, n टर्म्स हुआ टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर आएगा ऐसे। तो यहाँ पे cos a को cos 2a में लेके जाने के लिए 2a में एंगल a को अगर 2a पे कन्वर्ट करना है तो किस चीज का जरूरत है, इस चीज का जरूरत है ना। cos 2a के साथ अगर 2 sin a आ गया तो ये sin 2a बन जाएगा। ठीक है ना, डबल एंगल में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, तो मैं बाहर लगा देता हूँ 1 by sin 2a और अंदर में लगा देता हूँ 2 sin a, दैट इज ये क्या बन जाएगा, sin 2a cos 2a cos to the power 2 to the power cos into क्या बोल रहा है यार, cos of 2 to the power n minus 1 into a। अभी एक और 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 2 sin 2a into cos 2a बन जाएगा sin 2 square a, फिर रहेगा cos 2 square a। ठीक है, और उसी चीज को अगर मैं n टाइम्स कंटिन्यू कराता गया, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे जब 2 स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 2 स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पे जब 2 to the power n ऐसे 2 क्यूब होगा तो ये sin 2 क्यूब हो जाएगा, 2 to the power 4 तो sin 2 to the power 4, ऐसे होते होते कभी ना कभी sin 2 to the power n minus 1 आ जाएगा। ठीक है, और sin 2 to the power ऐसे होते होते कभी ना कभी ऐसे सीन बन जाएगा ना, यहाँ पे भी n minus 1 sin a आएगा और यहाँ पे भी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अभी बस नीचे एक 2 लगा दो, अंदर एक 2 लगा दो, तो ये बन जाएगा 2 to the power n sin a और ये बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, दैट इज sin of twice थीटा। तो 2 जैसे मल्टीप्लाई होगा तो n minus 1 क्या बन जाएगा, n बन जाएगा और a आ जाएगा। तो sin of 2 to the power n a डिवाइडेड बाय 2 to the power n sin a, इस तरीके से ये चीज कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो जैसे मैंने प्रूफ बताया उसी प्रकार से जब जो समझ नहीं आता है उसी वक्त फोन करके पूछना। ऐसा नहीं कि आज वीडियो देख रहे हो और थोड़ा सा यार मतलब खुद के ऊपर विश्वास रखो, ठीक है ना। कि ऐसा नहीं कि सर आप बहुत स्पीड से पढ़ाते हो, समझ नहीं आता है, मतलब ऐसे मतलब मेरे को बोलो, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। और मैंने किसी को मना भी नहीं किया, बट जिंदगी में मेरे अलावा आपको कोई साथी नहीं मिलेगा, है ना। जो कोई साथी नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है ना कि आप 2 बार 3 बार पूछ लेंगे और आपको बता के दे देगा। और खास करके इस फील्ड में, आईआईटी और मेडिकल के फील्ड में, ठीक है ना। मास्टर एक बार में बोला समझ आ गया तो तेरा एडमिशन तैयार, अगर समझ नहीं आया तो वही बैठा रहेगा, कोई घूम के भी तुमको नहीं बोलेगा, ठीक है ना। और सिर्फ इस फील्ड का बात नहीं कर रहा हूं, प्रोफेशनल लाइफ में आप जब बड़े हो जाओगे तब आपका अगर कोई प्रॉब्लम आया, अगर ये एटीट्यूड, अरे यार समझ नहीं आ रहा है सर, थोड़ा समझा के दे दो ना, सर ये कर दो ना, तो वो मेंटेन रह जाएगा आपका, ठीक है ना। बड़े होने के बाद भी आप अगर थोड़ा सा भी आपको दर्द होता है तो आप दूसरे का सहायता लोगे हमेशा, ठीक है ना। जो कि प्रोफेशनल फील्ड में आपको सक्सेसफुल कभी बना नहीं सकता, ठीक है ना, अगर आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो लोग अपना अपना काम कर रहा है, मैं भी अपना अपना काम कर रहा हूं, आप बिल्कुल उसको समझने का प्रयास कीजिए, है ना। एक्सट्रीम लेवल तक अपना एफर्ट तो डालिए। 10 मिनट देखा, मन में चल रहा था किसी और का चिंता, और इधर वीडियो देख रहा था, ठीक से ध्यान भी नहीं दिया, अरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अरे भाई ये तो गलत बात है ना। प्रॉपरली सुनने का ही कोशिश नहीं किया, दिल में इच्छा ही नहीं है समझने का, तो कहां से समझ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। पहले तो वो इच्छा डेवलप कर दिल में, ठीक है, उसके बाद जाकर के मन में वो सारी चीज अगर दुनिया अगर क्लियर हुआ तब जाकर के आपको समझ आएगा। अदरवाइज ये तो मतलब इतना आसान नहीं है ना कि समझ जाओ आप हर सारी चीज, ठीक है। समझने के लिए तो एक एक चीज बता करके दे रहा हूँ, अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आपको प्रॉपरली डिस्कस करना है। बट जब डिस्कस करोगे सर कुछ समझ नहीं आया बोलने से मैं भी आपको हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो समझना पड़ेगा ही, ठीक है। इतना मेहनत का वीडियो देख के आपको अगर कुछ समझ नहीं आता है तो थोड़ी ना चलेगा, ठीक है। उसका मतलब आपने दिमाग में कुछ नहीं रखा जब पढ़े थे आप। समझ में आ रहा है ना। दिमाग का ढक्कन खोल के आप बैठ गए थे पढ़ने में, ठीक है ना। तो दिमाग का ढक्कन जो है बंद करके बाकी चिंता को साइड करके आप प्रॉपरली एक जगह पे टाइम डिवोट कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, तो अपना आप ही चीजें आपका दिमाग में घुसने लगेगा। एक बार नहीं होता है तो एफर्ट्स लगाइए 2 बार 3 बार उसको समझने का प्रयास कीजिए, किसी भी तरीके से समझिए। जब एकदम हार मान जाएंगे तब तो सर है ही ना, आपको समझा के देगा, ठीक है ना। बट अगर पहला ही अटेम्प्ट में आप हार मानना शुरू कर जाएंगे तो ये हार मानने का एटीट्यूड आपके साथ चल जाएगा, जो आपको ज्यादा दिन तक खुश रहने नहीं देगा, कभी ना कभी आपको तबाह करके बर्बाद कर देगा। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूं कि प्रॉपरली एफर्ट्स डालिए, उसके बाद जिस तरीके का हेल्प चाहिए वो मैं करने के लिए कभी भी तैयार हूं। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये पार्ट तो खत्म हो गया, फॉर्मूले के सारे पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 के सारे थ्योरी पोर्शन ओवर है। अभी बस लास्ट एक टाइप 7 में कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, जो भी पढ़ाया उसको अप्लाई करके और कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज निकाल के दिखाऊंगा। जैसे उस दिन बोल रहा था ना कि मैंने टेबल बना के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 90 ये सब में तो वैल्यू निकालना सिखाया। और कुछ स्पेसिफिक एंगल्स आता है जिसमें आप वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे कि आपका 18 डिग्री हो गया, है ना, आपका 54 डिग्री हो गया, 7.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, ये सब एंगल्स पे भी आप निकाल सकते हो। ये सारे कंपाउंड एंगल्स के मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूला यूज करके आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वो देखते हैं कि हम कैसे 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 7.5 डिग्री ये सब के वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। ये बोर्ड्स में भी आ सकते हैं और 10th लेवल के लिए उतना खास जरूरी नहीं है, बट अगर कोई करना चाहे और बिल्कुल उसको करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बट अगर लोड नहीं ले पा रहे हो तो स्किप कर दो, ठीक है। तो चलिए वो पार्ट देख लेते हैं। तो चलिए अभी हमारा लास्ट पार्ट है आज के लेक्चर का, और ये है आपका टाइप 7, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करने वाला, जो लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे ना सर, जैसे फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में आई थिंक देखे थे कि कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होता है जिनमें हमें रिजल्ट याद रखना होता है, जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45, 60, 90, ये 5 स्टैंडर्ड वैल्यू में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने याद रखे थे, ठीक है। सिमिलरली और 10 स्टैंडर्ड वैल्यूज ऐसे आता है जिनको आप सब मल्टीपल कंपाउंड एंगल ये सब के फॉर्मूला यूज करके आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। ये है वो 10 एंगल, ठीक है। तो ये 10 और उधर 5, 15, इनके अलावा बाकी किसी भी एंगल पे अगर निकालने चाहोगे तो पॉसिबल शायद नहीं होगा आपको अभी इस स्टेज में आपके लिए वो चीज निकालना, ठीक है। उसके लिए आपको कैलकुलेटर का जरूरत होगा। तो इतना तक ही होता है, इतना अगर सीख जाओगे तो सफिशिएंट है, ठीक है। तो वो 5 तो स्टैंडर्ड है ही, उसके बाद अगर ये सीख जाओगे तो दैट्स इट, ठीक है। और किसी चीज का कोई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे अगर मैं तो बोलूंगा कि सबको सारे फॉर्म वैल्यूज तो याद नहीं रख पाओगे, 6 के लिए 10 एंगल में 60 वैल्यूज तो याद नहीं रख पाओगे ना, और याद रखने का तो जरूरत नहीं है। साइन अगर पता है, कॉस अगर पता है तो बाकी सारे तो ऐसे ही आ जाओ,
तो इसीलिए मैं एटलीस्ट इतना सा रिक्वेस्ट करूंगा कि साइन कॉस टेन का सबका एटलीस्ट आप याद रख लेना। याद रखना मतलब ऐसा नहीं पूरा साल याद रखना, जिस दिन टेस्ट है उससे पहले दिन रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। जिस दिन जेई का एग्जाम होगा उससे पहले दिन रिवीजन कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ जेई के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बोर्ड्स के लिए भी बहुत काम का चीज है, ठीक है। तो सिर्फ जेई के लिए टाइप 6 वाला था, बाकी सारे चीज बोर्ड्स में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। चलो तो टाइप 7 हम करते हैं। सबसे पहले 75 डिग्री या 15 डिग्री में वैल्यू। अभी आप देख सकते हो कि इस साइड में जो भी एंगल्स मैंने लिखा और राइट साइड में जो भी एंगल्स लिखा वो सारे के सारे इसी के कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अगर मुझे थीटा पता है, साइन थीटा अगर पता चल गया, ठीक है ना, तो जैसे साइन 15 डिग्री अगर पता चल गया तो कॉस 75 डिग्री ऐसे ही आ जाएगा ना। कॉस 15 डिग्री अगर पता चल गया तो वही तो हो जाएगा साइन 75 डिग्री, क्योंकि कॉस 15 को मैं क्या लिख दूंगा, कॉस 90 माइनस 75 लिख दूंगा ना। 15 को 90 माइनस 75 लिख सकता हूँ। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, दैट इज साइन 75 का वैल्यू मिल गया। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए अगर एक एंगल पता है, किसी भी एंगल अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप हमेशा आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो वही चीज है, जरा ध्यान से देखते चलिए। पहला जो पार्ट है उसको कर लेते हैं एक बार, है ना। मैं अभी देखो सारे के सारे 60 वैल्यूज तो निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, मैं साइन कॉस में बात करके दूंगा सभी का, ठीक है। और मैं ये विश्वास रखता हूं कि अगर साइन कॉस आ गया तो tan तो दोनों का रेशियो लेने से आ जाएगा, कॉट भी आ जाएगा, सेक भी आ जाएगा, कोसेक भी आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए शुरू करते हैं 15 डिग्री। तो देखिए साइन 15 डिग्री अगर मैं आपको बोलूं सबसे पहले निकालने के लिए, तो साइन 15 डिग्री को दोस्त आप कैसे निकालेंगे? साइन 15 को आप लिख देंगे क्या, 45 माइनस 30, मतलब दो नोन एंगल का, 45 में सारे वैल्यू पता है, 30 में भी सारे वैल्यू पता है, तो इसको मैं दो नोन एंगल का डिफरेंस में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, और इधर आ जाएगा साइन बी। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, तो ये √3/2 √2 हो गया, और ये हो जाएगा 1/2√2। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर ये साइन 15 डिग्री है तो यही वैल्यू किसका होगा, cos 75 का भी यही वैल्यू होगा। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है क्या? सिमिलरली अगर मैं cos 15 डिग्री का बात करूं तो उसमें आप क्या करोगे, cos 45 माइनस 30 करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 45 इंटू cos 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30। तो ये हो जाएगा आपका 1/√2, और इधर हो जाएगा √3/2√2, और इधर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2√2। तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। क्लियर है? और यही चीज अगर cos 15 है तो इस 15 को मैं क्या लिख दूंगा, 90 माइनस 75 लिख सकता हूं। तो cos 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा। दैट इज इसी का आंसर क्या हो जाएगा, साइन 75 डिग्री। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये देखो साइन 75 cos 75 साइन 15 cos 15 सब आ गया। अभी tan cot sec cosec कोई भी निकाल सकता है। क्लियर है? तो पार्ट 1 हो गया। आप अच्छे से दोनों चीज लिख करके बॉक्स बना करके, और बाकी सारा अगर निकालना चाहते हो तो निकाल के रख देना, ठीक है। टेबल वगैरह अगर बनाना है तो बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद आता है 18 डिग्री 72 डिग्री, बड़ा फेमस है ये दोनों चीज, 18 और 36, ठीक है। चलो तो उसको हम कैसे उससे डील करेंगे देखते हैं। अच्छा, तो 18 डिग्री निकालने के लिए सोचेंगे सबसे पहले कि किसी भी नोन एंगल का प्लस या माइनस करके 18 मिल सकता है क्या, नहीं। नोन जो 5 एंगल है वो पांचों के पांचों 5 का मल्टीपल है, तो प्लस या माइनस अगर करेंगे तो 5 का मल्टीपल ही आएगा, ठीक है। तो 18 तो हमें कभी भी नहीं मिल सकता प्लस माइनस करके। तो प्लस माइनस करके अगर नहीं मिल रहा है तो प्लस माइनस का फॉर्मूला खत्म। अभी चलते हैं मल्टीपल सब मल्टीपल में, शायद उनसे कुछ दिमाग में आ जाए। तो मल्टीपल 18 का डबल होता है 36, 18 का आधा होता है 9 भी नहीं पता, 36 भी नहीं पता। 18 का 3 गुना होता है 54, वो भी नहीं पता। 4 गुना 72, वो भी नहीं पता। 5 गुना 90, वो पता है। तो सॉल्व किससे होगा, साइन 5 थीटा से सॉल्व होगा, ठीक है। अभी क्या इसके लिए क्या साइन 5 थीटा का एक्सपांशन करना होगा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है क्या? साइन 5 थीटा का एक फॉर्मूला भी आता है, 10th का बुक में एक एग्जांपल भी था। साइन 5 थीटा का समथिंग कुछ एग्जांपल था।
तो बच्चों को जब भी मैं क्लास में ये करने देता हूं तो वो क्या करते हैं, थीटा को 18 रख देते हैं और बोलते हैं ये देखो साइन 90 ये 1 हो गया, और इधर जो भी एक्सपांशन है उसमें साइन 18 समथिंग साइन 18 पुट कर देते हैं, ठीक है। फिर बोलेंगे साइन 18 को x मानूंगा, x निकाल दूंगा, आ जाएगा साइन 18। बट यहाँ पे जो इक्वेशन बनता है वो 5 डिग्री पॉलिनोमियल है, और 5 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए ये रास्ता तो आपके लिए पूरा पूरा बेकार हो गया कि साइन 5 थीटा का एक्सपांशन से आप इसको निकालोगे, बिल्कुल गलत है, ठीक है, नहीं कर पाओगे, पॉसिबल नहीं होगा। तो बोले सर करें तो करें क्या, थीटा को हम क्या मान लेते, सबसे पहले 18 डिग्री मान लेते। अगर थीटा 18 डिग्री है तो डेफिनेटली हम कहां पे जाएंगे, 5 थीटा पे जाएंगे, क्योंकि 5 थीटा क्या है 90 डिग्री। अभी कोई बच्चा क्या कर लेता है यहां से, जबकि मैं करा के देने के बाद भी टेस्ट में देखता हूं ना उनको कि आधा करके छोड़ दिया और आंसर नहीं निकाल पा रहा है, क्यों ऐसे होता है बताता हूं। कोई बच्चा क्या करेगा, इसको 3 थीटा प्लस 2 थीटा बोलेगा, सर मैंने बोला दोनों तरफ साइन लो ना, तो वो दोनों तरफ साइन ले लेगा, इधर तो 1 आ जाएगा और इधर साइन 5 थीटा। अभी साइन 5 थीटा का तो फॉर्मूला उसको पता नहीं है, तो वो दिमाग लगाएगा, अच्छा 5 थीटा को मैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिखता हूं, तो साइन 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। फिर वो साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा साइन कॉस 3 थीटा ये सब का वैल्यू लिखेगा, फॉर्मूला लिखेगा, लिख करके मल्टीप्लाई वगैरह करके वही चीज आएगा जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ पे जो 5 डिग्री बन रहा था वही उस जगह पे भी उसका बन जाएगा, क्योंकि साइन 3 थीटा के अंदर साइन क्यूब आता है और कॉस 2 थीटा के अंदर कॉस स्क्वायर आएगा, मतलब साइन स्क्वायर है इनडायरेक्टली, तो साइन क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ये 5 डिग्री पॉलिनोमियल बन जाएगा ना। सॉल्व कैसे करोगे, क्वाड्रेटिक से बड़ा तो आपको सॉल्व करना आता ही नहीं है, समझ में आ रहा है। तो यहां तक करके भी बच्चे गलती करते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, नहीं तो ये बच्चे भूल जाते हैं। अपने एक्सपीरियंस से बता के दे रहा हूँ दोस्त, समझ में आ रहा है ना, नहीं तो मेरे को डायरेक्टली सॉल्यूशन बताने से काम हो जाता, ठीक है। आप मेरे को कुछ नहीं बोल पाते, एग्जाम में आता सर ने कराया, हाँ सर ने तो कराया, समझ में आ रहा है, मेरा कोई रोक टोक नहीं। बट आपका उस मोमेंट पे किसी भी प्रकार का जितना खुद का एक्सपीरियंस है सब उतार के दे रहा हूँ, इतना एफर्ट मैं क्लास में लगाता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूं मैं, 3 थीटा इधर रख करके 2 थीटा इधर लेकर के चला जाता हूं। अभी फायदा क्या होता है देखिएगा, अभी मैं दोनों तरफ लगा देता हूं साइन, तो ये साइन 3 थीटा हो जाएगा और ये साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। अभी इसको ब्रेक कर, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और इसको लिख देता हूं, साइन में लिखूंगा इसका फॉर्मूला, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सारे के सारे साइन में है ना, इसीलिए इसको भी किसमें लिखा, साइन में लिख दिया, ठीक है। तो अभी ये क्या बन गया, एक क्यूबिक इक्वेशन बन गया। साइन थीटा अगर निकालेंगे तो ही तो साइन 18 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा ना, और तो कुछ नहीं चाहिए, क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पे एक क्यूबिक इक्वेशन बन गया। अभी क्यूबिक इक्वेशन बना तो अभी मेरे को वापस पसंद नहीं आया, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल पसंद नहीं आया मेरे को, ठीक है। तो और कुछ सोचते हैं, ठीक है, और कुछ सोचते हैं। जब तक क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करना आता है और मेरे को कुछ सॉल्व करना भी नहीं है। तो अभी लास्ट चांस है मेरे लिए, मैं 2 थीटा को इधर रख करके 3 थीटा को उधर भेज देता हूं, फिर मैं दोनों तरफ साइन लेके देख लेता हूं, ठीक है। समझ में आ रहा है, अगर इससे हो जाता है तो हो गया, नहीं तो आपका किस्मत खराब, खत्म। तो ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो ये देख, यहां से कॉस थीटा कॉमन जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा कॉमन जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक बनेगा। अभी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, समझ में आ रहा है ना। कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आएगा, 2 साइन थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा, सही है क्या। तो अभी कॉस थीटा तो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री है। 18 डिग्री पे कभी भी कॉस 18 0 हो सकता है क्या, नहीं। एज कॉस थीटा not equals to 0 for theta is equal to 18 degree, therefore remaining factor must be 0, ठीक है। और इसको कैसे सॉल्व करते, वो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किया था इसी के जैसा, ठीक है ना। यहाँ पे जो cos स्क्वायर है उसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 2 साइन थीटा माइनस 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर आ जाएगा 2 साइन थीटा और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के निकाल दो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस माइनस 4 AC, तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8। तो ये हो गया आपका 2 रूट 5 बाई 8, दैट इज माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 4। यहाँ से 2 आंसर आया,
एक -1 रूट प्लस रूट 5/4 और दूसरा -1 माइनस रूट 5/4। बट -1 माइनस रूट 5/4 जो होगा वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे क्योंकि थीटा अगर एक्यूट है तो साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा, एज साइन थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। आप जानते हो कि फर्स्ट क्वार्टर में सबके सब पॉजिटिव होता है, देयरफॉर साइन थीटा कैन नॉट बी -1 माइनस रूट 5/4। देयरफॉर साइन थीटा का जो ओनली पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस 1/4, दैट इज साइन 18 डिग्री का जो आपके पास वैल्यू आया वो क्या आया, रूट 5 माइनस 1/4। और वही चीज किसका वैल्यू हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री अगर सोचोगे तो वही चीज cos 72 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो साइन 18 डिग्री मिल गया है ना। अगर साइन 18 डिग्री मिल गया दोस्तों, cos 18 डिग्री कैसे निकालेगा बोल, है ना। cos 18 डिग्री निकालने के लिए क्या अलग से कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है? तो हम जानते हैं ना कि cos स्क्वायर बेसिक से ही कर देते हैं, वी हैव साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 18 डिग्री, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है ना हर जगह पे फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। तो cos स्क्वायर 18 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो cos 18 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक है, बट एज cos 18 डिग्री इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि थीटा एक्यूट है तो कोसाइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो माइनस वाला रिजेक्ट कर दो और आंसर आ जाएगा प्लस वाला। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 का वैल्यू कितना है, 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5/4 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 4 माइनस 6 दैट इज -2 प्लस 2 रूट 5। तो रूट 5 माइनस 2 प्लस 2 रूट 5, 2 रूट 5। तो रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ रूट 5 माइनस 1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 18 which is equal to sin of 72 डिग्री। तो sin 72 और cos 18 का वैल्यू मिल गया, सिमिलरली cos 72 और sin 18 का वैल्यू मिल गया। तो इस तरीके से आप ये पैटर्न आराम से निकाल सकते हो। अभी दोनों का रेशियो वगैरह लेके tan cot sec cosec सब निकाल सकते हो। क्लियर है, समझ आ रहा है ना? पॉज करके नोट कर लेना, मैं रीज कर रहा हूं। ठीक है, आगे देखते चलो, आगे देखते हैं। आगे है 36 डिग्री या 54 डिग्री। तो ये सिंपल है, ये ज्यादा दिक्कत वाला सीन नहीं है। 36 या 54 तो सिंपल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे पहले मान लो मैं cos 36 निकालता हूं, cos 36। तो cos 36 अगर एक कारण है cos 30, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला मुझे पता ना इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, तो इसको 2 थीटा में लिख देता हूं ना, तो ये 2 into 18 डिग्री हो जाएगा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कुछ भी लिख सकते हैं। तो sin 18 डिग्री का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला ना, रूट 5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा यहां से आंसर। ठीक है, अभी cos 36 जो मिला वही हो जाएगा sin 54। ठीक है, और अगर sin 36 निकालना है वो क्या कर दो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर 36 कर दो। ठीक है, आ जाएगा यहाँ से sin 36 का वैल्यू वही हो जाएगा किसके इक्वल, cos 54 के इक्वल। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने प्लस माइनस नहीं लिया, सिर्फ प्लस लिया। क्यों, क्योंकि थीटा एक्यूट है तो साइन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है पक्का? तो इस तरीके से पार्ट 3 आप करके वैल्यू निकाल करके रख देना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 22.5 एंड 67.5। ये तो देख के पता चल रहा है 22.5 किसका आधा होगा रे, 45 का आधा होगा। तो जैसे ही कोसाइन में किए हो, cos 36 से 18 में गए, इसी तरीके से आप डायरेक्टली cos 45 से आप 22 उसमें जा सकते हो ना। ठीक है, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री लिख सकता हूं ना। ऐसे समझ में आ रहा है ना? तो इसका वैल्यू अभी 1/2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, साइन 22.5 को x मान लेता हूं तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 1/√2। ठीक है, तो x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा √2 माइनस 1/2 √2 का रूट। ठीक है, x का वैल्यू, बट प्लस माइनस में से मैं क्या दूंगा, 22.5 एक्यूट है तो साइन ऑफ 22.5 हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसीलिए सिर्फ प्लस आएगा। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा रीजन वगैरह, सिंस 22.5 साइन ऑफ 22.5 डिग्री इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? इस तरीके से
जो साइन 22.5 आएगा वही हो जाएगा cos 67.5, क्योंकि साइन 22.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं मैं साइन ऑफ 90 माइनस 67.5, जो कि हो जाएगा cos ऑफ 67.5, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा। सिमिलरली साइन अगर मिल गया तो cos निकाल दोगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर करके, और जो cos में आएगा वैल्यू वही हो जाएगा साइन 67.5, आराम से आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, कंपाउंड एंगल, ये सारे फॉर्मूले यूज करके हम पूरा कहानी सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो, अभी ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ये वाला वैल्यू डायरेक्टली वो लोग ये पूछते हैं tan 7.5 डिग्री, डायरेक्टली ये वैल्यू पूछते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रूफ होता है, 6 मार्क का होता है इसका प्रूफ, ठीक है, बट मेरे को वो पसंद ही नहीं है। ठीक है, जब चीजों को मैं एक लाइन में कर सकता हूं तब मैं 10 पेज क्यों करूं? समझ में आ रहा है? मेरा वो सवाल है। ठीक है, तो अगर आप लोग उसको लंबा करके कोई कर सकते हो तो करके मेरे को बताइएगा, मैं तो अपना छोटा तरीका ही फेवर करूंगा, उससे अगर आपको पसंद आया तो आप करिए। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूं आपको? देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वी हैव क्वेश्चन है मेरे पास tan 7.5 डिग्री निकालना है। क्या निकालना है? tan 7.5 डिग्री निकालना है। क्लियर है? चलो, तो वी हैव इसके लिए थोड़ा सा अलग प्रोफाइल में यूज कर रहा हूं 5 के लिए। अगर ऑर्डिनरी तरीके से आपको निकालना है, बच्चे क्या करते हैं 15 डिग्री पकड़ते हैं, 15 डिग्री को हाफ करके ये सब लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके निकालते हैं। ठीक है, बट मेरे को पसंद नहीं है, पहले 15 निकालो फिर 15 को हाफ करके नाटक करो। ठीक है ना, इतना बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, ऊपर से वो रूट में, उस तरीके से करने से फाइनल आंसर तक पहुंचने में अगर आपको बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तब तो कुछ भी वैल्यू निकालो हो जाएगा। बट अगर मैंने प्रूफ करने बोल दिया कि प्रूफ दैट tan of 7.5 डिग्री इक्वल टू दिस, तब फंस जाओगे बहुत बुरे तरीके से, फाइनल आंसर आता ही नहीं है। इसीलिए जो छोटा तरीका बता रहा हूं वो तो अपने दिमाग में फीड कर ही देना है, ऊपर से अगर बड़ा करके करने का काबिलियत है आपके अंदर तो करो, बट वो काम का किसी का नहीं है। ठीक है, वही है। आप ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला हमें पता है या नहीं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। मानते हो नहीं मानते हो? एंड ऐसे बोल 1 प्लस कॉस 2 थीटा नहीं लूंगा मैं, साइन 2 थीटा लूंगा। साइन 2 थीटा ये क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी इसको 1 और इसको अगर 2 बोलता हूं, ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर मैं करूं तो ये कितना आ जाएगा? ये डिवाइड होकर के कितना आएगा? tan थीटा आएगा ना, बोलो। और इधर से क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन। तो थीटा का वैल्यू रख दो 7.5 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 15 डिग्री। समझ गए? अभी cos 15 sin 15 निकाल दो, काम तमाम। cos 15 हो जाएगा cos 45 माइनस 30, जिसका वैल्यू मुझे अगर जहां तक याद है cos 45 cos 30 दैट इज √3 प्लस 1/2 √2 आ रहा था शायद, और sin 15 आप अच्छे से करोगे, है ना, तो वो आ रहा था √3 माइनस 1/2 √2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, हाँ वही होगा। चलो, तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज रख देता हूं तो ये √3 प्लस 1/2 √2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस 1/2 √2। तो ये हो जाएगा आपका 2 √2 माइनस √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 हो जाएगा। अभी मैं √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे रैशनलाइज कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 और नीचे √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अभी ऊपर मल्टीप्लाई करो तो ये 2 √6 आएगा, प्लस 2 √2 आएगा, माइनस 3 आएगा, माइनस √3 आएगा, माइनस √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व होकर के कितना आ रहा है देखो जरा, 2 √6 प्लस 2 √2 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से सबके सब कैंसिल, तो इधर बच रहा है √6 प्लस √2 माइनस 1 माइनस √3। अभी यहाँ से अगर मैं √2 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर आ जाएगा √3 प्लस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर आ जाएगा √3 प्लस 1। तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा √3 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1। समझ में आ रहा है ना? √3 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1, ये है इसका वैल्यू। समझ में आ रहा है? 7.5 डिग्री पॉजिटिव, tan 7.5 डिग्री, ये एक्यूट है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल ये आंसर पॉजिटिव है। क्लियर है? समझ आ रहा है ना सभी को? पक्का? तो अभी अगर मैं मान लो आपको प्रूफ करने दे दिया, ठीक है, मैं जब क्लास 11th में था तो हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, tan 7.5 डिग्री का वैल्यू ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये सब बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये पूछे जाते हैं तो ये कम से कम आपको एटलीस्ट 6 मार्क तो देना ही देगा। ठीक है, प्रूफ करने के लिए।
तो मैंने जो तरीका बोला है वो तो बिल्कुल है, अगर आप करोगे तो बिल्कुल आपको 6 मार्क दिया जाएगा, ठीक है ना। बट अगर आप लंबा चौड़ा करके करना शुरू कर दोगे इस तरीके से, तो मैंने आंसर आपको बिल्कुल निकाल दिया। बट अगर आप इस तरीके से ना करके दूसरे किसी अप्रोच को फॉलो करना शुरू कर दोगे कि वी नो tan 15 इक्वल टू दिस, बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, लिख देते हैं वी नो tan 15 sin 15 cos 15 निकाल के दोनों का रेशियो लेकर के लिख देते हैं वी नो tan 15 इक्वल टू दिस, बिल्कुल इन दोनों का रेशियो यही होगा। फिर tan 15 को लिख देते हैं tan 2 into 7.5 डिग्री, ठीक है। और अभी 7.5 डिग्री को मान लेते हैं थीटा। इनफैक्ट बुक्स में भी ऐसे ही किया हुआ है, ठीक है, ये तो मेरा खुद का तरीका है तो मैं इस प्रकार से कर देता हूं। अभी tan 2 थीटा को वो लोग लिख देंगे 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, गॉट इट। इसको लिख देंगे 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। अभी इस tan थीटा को वो t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना, और एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और इस गंदा सा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते करते रैशनलाइजेशन करते 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 थक जाओगे। एक बार करके देखिएगा तो फील आएगा आपको, एक बार करके देखिएगा, नहीं तो मेरा बात आपको फीलिंग समझ में नहीं आएगा कि कितना दिक्कत होने वाला है। अगर आप ये चीज सॉल्व कर करके ये निकाल दिए तो वाकई आपका सिंप्लीफिकेशन जबरदस्त है, ठीक है। बट मेरा सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल वीक है, इसीलिए मैं छोटा तरीका अपना करके आराम से आंसर तक पहुंच सकता हूं। आप बोलोगे सर आपने तो tan निकाले, बाकी सब कहां से निकालोगे? मैं बोल रहा हूं अगर tan पता है तो आइडेंटिटी से क्या निकाल सकते हो, sec निकाल सकते हो ना, क्योंकि sec थीटा इक्वल टू √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। प्लस माइनस में से मैं प्लस ही लूंगा क्योंकि sec भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो sec आ जाएगा, tan आ जाएगा, दोनों का रेशियो ले लेंगे तो साइन आ जाएगा, साइन अगर आ गया तो √1 माइनस साइन स्क्वायर करके cos आ जाएगा, सब आ जाएगा, क्या टेंशन है, ठीक है। तो tan एक पता चलने से तो हुआ ना काम, अगर एक पता चल गया तो बाकी तो सारे के सारे अपना आप आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और कन्वर्शन यूज करने से तो आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? पक्का? चलो तो दैट्स इट, ये आपका कंप्लीट है। आप अच्छे से टेबल वगैरह बना के नोट्स में अच्छे से सजा के आप लिखिएगा प्रॉपर्ली, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया दोस्त, है ना। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 का थ्योरी ओवर है, सारे एक एक चीज एक एक पॉइंट जो शायद पूरा दुनिया का सबसेट है ना, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और कुछ नहीं छूट रहा है, अभी हमारे को प्रॉपर्ली क्वेश्चन में फोकस करना है। फिर हमारा और ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 2 में ही और तो टॉपिक आएगा स्ट्रिक्टली फॉर बोर्ड्स के लिए एक पार्ट आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव करना आएगा। आइडेंटिटीज कैसे प्रूव करेंगे उसके लिए मैं एसएल लोनी का जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व कराऊंगा आपको, और मैं फोटो दे दूंगा, अगर नहीं है तो परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो और उसके अलावा शीट्स में जितना है वो तो सफिशिएंट है ही, उसके अलावा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का एक कंसेप्ट आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दूंगा, उसका रेंज पूछूंगा आपको, ठीक है। तो रेंज उसका कैसे निकालोगे, समझ में आ रहा है ना। डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट तो फिर भी मैंने उधर आपको ग्राफ से बताया था फंक्शन में, बट जो चीज मैं छोड़ दिया था वो तो ट्रिग्नोमेट्री में आधा होगा और इनवर्स में आधा होगा, खत्म। समझ में आ रहा है। तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस उस तरीके से एग्जिस्ट करता है। खैर ट्रिगो पार्ट 2 थ्योरी इज ओवर। नेक्स्ट लेक्चर से लेक्चर 5, 6, 7 जम के एकदम अपन क्वेश्चन करेंगे, और वो रिमेनिंग जो आइडेंटिटीज एंड मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट करेंगे, वो बेसिकली क्वेश्चन ही है, उसमें कोई थियरी नहीं है, ठीक है। करके वो समाप्त करेंगे, फिर एक हफ्ता आराम से स्टेट विट सॉल्व करोगे, डाउट वाउट डिस्कस करेंगे, फिर जाकर के ट्रिगो पार्ट 3 शुरू होगा, ठीक है। आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं।